मर्डर केस यदि पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही है और हमारे पास आया तो ऑलरेडी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। दिल्ली के एसएचओ ने बताया कि साहब एक बॉडी मिली और उसमें महिला के चेहरे पर चाकू के निशान थे, तो उसको पहचाना नहीं जा रहा था कि वो कौन है। 2 दिन में केस वर्कआउट हो गया। ओके, सो एआई इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। कोई मर्डर केस है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो भाग रहा होता है और वो कहता है कि ढूंढ के दिखा, और वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहा होता है कि पूरी तरह से छिप पाए, लेकिन इवेंचुअली तो हम पकड़ते ही हैं। कई बार ओपन होते हैं, जैसे कि एक केस मैंने आपको बताया था जिसमें एक लड़की 90 लाख वाली चैलेंज लड़की हो। तो हमने फिर वो वर्कआउट किया। वो अलग बात है वो लड़की नहीं थी, वो लड़का ही था, हाँ, सर, वो लेकिन आप बताएं। हम क्रिमिनल के हिसाब से सोचते हैं, उसकी एज देखते हैं क्या है अच्छा, और उसका इंटरेस्ट देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो 60-70% केसेस वर्कआउट हो रहे हैं उसमें डिलीटेड डेटा रिकवरी बहुत रोल प्ले कर रहा है। डिलीट तो हर आदमी करता है, जो भी आता है उसको पता भी होता है, लेकिन यही है कि वो उसको ही नहीं पता तो कल के दिन कुछ इंसिडेंट हो गया तो चांसेस है कि वो रिकवर भी होगा। सर वो एविएटर गेम के नाम से चल रहा है। हाँ, और आप यकीन मानिए 2 टियर सिटीज़ में, गांव में ऑलमोस्ट 50% बच्चे 10th क्लास के, 12th क्लास के इस एविएटर गेम को खेल रहे हैं। तो एविएटर तो फ्रॉड है ही। अब एविएटर से जो लुटा है वो दोबारा लुटेगा। और जितने केस मेरे पास हैं आप गूगल करके न्यूज़ कर लें एविएटर में कितने लोग लुटे हैं, तो हज़ारों न्यूज़ मिल जाएंगी आपको। चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ मिसयूज़ मत करना उसका। जब आप ग्रुप में किसी को ऐड करने के लिए एक लिंक क्रिएट करते हैं ना, कि आप ये लिंक क्लिक करें उस ग्रुप में ऐड हो जाए, वो लिंक भेज दिया, अब उस लिंक को रिपोर्ट कर दे 10-12 लोग व्हाट्सएप को, तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। वो हैं जॉन कूमन, ब्रायन एक्टर। ओके, ये वो हैं वो जिन्होंने व्हाट्सएप स्टार्ट किया। हाँ सर, दोनों बंदे। कि जिस एसएमएस के कॉस्ट की वजह से व्हाट्सएप बंद होने वाला था, उस व्हाट्सएप ने एसएमएस बंद कर दिया। व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है, ये भी थोड़ा सा अगर आप इस पे बता दें कि व्हाट्सएप कैसे पैसे कमाता है। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है यार, मतलब ना एड्स आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, फ्री सर्विस दिए जा रहे हैं। जब मैंने आपको फेसबुक का डेटा दिखाया कि वो किस तरह का डेटा लेते हैं, कैप्चर करते हैं, तो उसमें कई सारा डेटा ऐसा था जो आप देते ही नहीं हो। जैसे उसमें था कि पॉलिटिकल बिलीफ आपका क्या है हमें पता होता है, या रिलीजियस बिलीफ पता होता है, या फाइनेंशियल डेटा पता होता है। तो आपने कभी पॉलिटिकल बिलीफ बताया तो नहीं फेसबुक को, बिल्कुल। आपने रिलीजियस बिलीफ बताया तो नहीं, आपने कभी फाइनेंशियल डेटा दिया ही नहीं, आपने कभी हेल्थ डेटा दिया ही नहीं। ये सारा डेटा उनको मिला कैसे? जॉन मैकेफी दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल और मोस्ट पॉपुलर साइबर इवेंजलिस्ट रहा है। दुनिया का पहला एंटीवायरस इसने सब बनाया में था, मैकेफी, ठीक है। फिर इसने अपनी कंपनी इंटेल को बेच दी। उसके बाद ज़िंदगी भर ये लोगों को एंटीवायरस से दूर होने के लिए प्रेरित करता रहा। तो ओटीपी चुराने के लिए वो, जैसे हमने 12 तरीके डिस्कशन किए थे, ये 13वां है कि हम वेडिंग कार्ड भेज के भी कराएंगे या इमेज भेज के भी कराएंगे। तो इसमें सर लोगों के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा था और मैसेज की एक इमेज आ रही थी, इस तस्वीर को डाउनलोड करो और देखो इस बंदे को आपने देखा है क्या। और उसके बाद लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। कि सिर्फ ओटीपी चुरा के पैसा नहीं निकलता है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल भी उसके पास होते हैं। अभी कोई हुआ ना जिसने स्कैमर्स को ही लूट लिया, एक केस हुआ है इंडिया में। स्विच पर आज फिर से मेरे साथ हैं हमारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे। अमित सर वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सर मैं बहुत बढ़िया सर। 17वां एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं और हम हर एपिसोड के बाद आपसे पूछते हैं सर कैसा लग रहा है, क्योंकि Congratulations. लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आते रहते हैं हमारे। नहीं, अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है अब कि मेरे ख्याल से हम लोग सही सुर पकड़ लिए और लोगों को वो चीज़ दे पा रहे हैं जो उनको सुनना है। तो कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। मैं अब चाह रहा था कि हम और डाइवर्सिफाई करें इसको। बिल्कुल। लोगों ने कहा कि 50 कीजिए, 100 कीजिए, तो फिर प्रेशर बहुत है और उस तरह का कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मैं थोड़ा टेक्निकल और डीप डाइव करूँ चीज़ों में, जो सिर्फ इंजीनियरिंग करने वाले लोगों को समझ में आए, लेकिन बाकियों को मज़ा आएगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग को भी इंटरटेनमेंट बना के प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सर, वो प्रोटोकॉल की जो लेयर्स आपने पूरा समझाई थी मेरे, वैसे ही लेयर्स, उसके लिए तो लोगों के कमेंट्स आए कि सर हमने पूरी इंजीनियरिंग की अपनी जर्नी में नहीं समझे, 15 साल में नहीं समझे तब से अब तक, लेकिन वो 5 मिनट में आपने समझा दी। तो एक बड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, जिसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अच्छा। मैं भी फेल हुआ था। उसके बाद मैंने ईगो पे ले लिया, मैंने कहा यार ऐसा ही क्या हो गया। तो फिर मैंने उस पर मास्टरी की। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो लोगों को लगे यार ये था,
मतलब ऐसा वाला मामला लगेगा कि क्यों इतना डरते थे, और बड़े मजाक करते हुए हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, अभी स्टार्ट करते हैं एक स्कैम से जो भी एक हफ्ते पहले वायरल हो रहा था। इस बीच हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे लगा जब आपसे मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इसमें सर लोगों के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा था, और मैसेज की एक इमेज आ रही थी, और इमेज में कुछ नीचे लिखा रहा था, अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज आया। किसी लोगों को आया कि भाई ये एक बंदे की तस्वीर है, आप इस तस्वीर को डाउनलोड करो और देखो इस बंदे को आपने देखा है क्या, और अगर आपने देखा है तो बताओ ये क्या कहते हैं गुम हो गया है और इसको आपको इतना पैसा मिल सकता है, कुछ ऐसा भी था। कुछ को रैंडम ऐसी मैसेज आया कि देखिए इस तस्वीर को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में कुछ हो, मतलब कुछ भी ऐसा रैंडम मैसेज आया, और उसके बाद लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। तो सर ये क्या चीज़ है? ऐसा बैंक अकाउंट कैसे खाली होते हैं सिर्फ क्लिक करने से, डाउनलोड करने से कोई तस्वीर? और कैसे पहचाने कि भाई मान लीजिए मेरे को किसी ने भेज दिया, तो वो मुझे लगेगा भाई कुछ तो डाउनलोड करके देखूँ ही, तो उससे बचे कैसे? देखिए जैसे कि हमने एक यूनिवर्सल गाइडलाइन बनाई थी कि किसी के कहने पर कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, वो डाउनलोड करने के लिए भी थी, क्योंकि जब आप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद चूँकि आप इतना क्यूरियस हो चुके हैं तो आप आगे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और वो इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं। अब वो इमेज के फॉर्म में भी आ सकता है। इमेज वाला जो था, जो स्टेगनोग्राफी करके एक फीचर होता है कि इमेज के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन एम्बेड करके भेजी जाए, ये एक्चुअली जब इमेज व्हाट्सएप के अंदर खोल रहे थे तो उसका एक वल्नरेबिलिटी थी, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और वो फिर फिक्स हो गई। तो अब वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन इमेज कई बार क्यूआर कोड भी हो सकती है, और क्यूआर कोड आपने स्कैन किया और वो आपको कुछ इंस्टॉल करा दे और आपने कर लिया। कई बार इमेज जब आप खोल रहे हो और आपसे कहे कि नहीं ये इमेज इसमें नहीं खुलेगी, आप ये प्लेयर इंस्टॉल कर लीजिए और तब ये चलेगी, तो आपने वो इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पर भी डाउनलोड ही किया है कुछ। जब आप डाउनलोड करते हैं और वो डाउनलोड यदि एक APK फाइल है और उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर तो आपकी OTP बाहर चले ही जाएंगे, फिर तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चोरी हो ही सकती है, क्योंकि वो एक तो प्ले स्टोर से नहीं थी और दूसरे वो मैलिशियस ही है। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे मैलिशियस APKs होते हैं जो हम क्रिमिनल को ट्रैप करने के लिए बनाते हैं, और उसको भी हम वीडियो फॉर्म में, SWF फॉर्म में, PDF में एम्बेड करके भेजते हैं। वही टेक्निक क्रिमिनल यूज़ कर रहा है। वो थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग इस हिसाब से करता है कि देखिए इमेज ढूंढोगे तो पैसा मिलेगा। वो थोड़ा आपकी कमजोरी, जो मानसिक कमजोरी, उसको इस्तेमाल कर रहा है। हम क्रिमिनल के हिसाब से सोचते हैं। क्या करते हैं? उसकी एज देखते हैं क्या है, अच्छा, फिर उसका इंटरेस्ट देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस हिसाब से किस तरह का क्राइम किया था उसने, फिर उसके नेबर, उसके दोस्त, किसी को वो इम्पर्सोनेट करके उसकी अर्जेंसी क्या हो सकती है, इस समय वो क्या सोच रहा है, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान में होती हैं। हर इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, उसकी कुछ कमजोरियां ज़रूर होती हैं जो उस वक्त वो इग्नोर करके करेगा, चाहे कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो। यदि ऐसा ना होता तो आप आज की देख लीजिए, जितने डिस्टिलर्स के केसेस हुए हैं, किसी गरीब के संग हुआ है क्या? नहीं हुआ। डिस्टिलर्स का केस किसी गरीब के संग कभी नहीं हुआ। 70 लाख, 1 करोड़, 5 लाख, एवरेज लॉस ही लाखों में है, 50 लाख, 60 लाख से ज़्यादा, और 7 करोड़ तक का है। आपने देखा वो इंडस्ट्रियलिस्ट को लूट लिया। ये सारे लोग सुपर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने पैसा कमाया, मतलब एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल इन द सेंस कि दे नो हाउ टू मेक मनी, हाउ टू प्रोटेक्ट मनी, तभी तो पैसा था। लेकिन उनको भी कोई कमजोरी थी जो एक्सप्लॉइट हुई है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि ये मान लीजिए इमेज डाउनलोड करना हुआ, मैं इमेज डाउनलोड पे ही आऊँगा अभी राइट नाउ, क्योंकि वो बहुत लंबा चल गया था वो फ्रॉड ना, लोगों के बहुत पैसे लूटे। उसमें मैं देख रहा था 1-2 के इंटरव्यू भी आए टीवी पे काफ़ी, और वो बड़े परेशान थे बहुत ज़्यादा। तो ये तो हो गया, मान लीजिए चलिए APK डाउनलोड हो गया, लेकिन जस्ट इमेज डाउनलोड करके भी फ़ोन हैक हो सकता है? हाँ, यदि उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है तो हो सकता है। आप जो पेगासस था वो तो मिस कॉल पे ही हैक होता था ना। हाँ सर, वो तो बिल्कुल। तो अब आपने तो डाउनलोड भी नहीं किया था, क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी थी, व्हाट्सएप की एक वल्नरेबिलिटी थी जो सो कॉल्ड उनको नहीं पता थी, पर उसके बाद उन्होंने फिक्स की। पर अभी भी पेगासस इंस्टॉल होता है, अभी भी जो भी 0 डे वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं उसको वो यूज़ करके इंस्टॉल करवा देते हैं। अब वो वल्नरेबिलिटी व्हाट्सएप की हो सकती है, फेसबुक की हो सकती है, ट्विटर की हो सकती है, आप हो सकता है यही इमेज कोई इंस्टाग्राम पे भेजे आपको और आप खोलो और कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम की वल्नरेबिलिटी है। क्योंकि जब वो इमेज पुश कर रहा है उस समय कोई स्क्रिप्ट रन कर जाती है, या उस समय कोई बफर एक्सप्लॉइट हो जाता है। वो हो सकता है कि इंस्टाग्राम को नहीं पता है और वो 0 डे वल्नरेबिलिटी डार्क वेब पे एक्सपोज हो गई है और वो एक्सप्लॉइट हो रही है। जब तक वो फिक्स नहीं होगी लोग लूटेंगे। तो सर ये तो मतलब बड़ा पंगा है। मान लीजिए मेरे को किसी को ये कहना कि यार मठी डाउनलोड करो, लेकिन वो तो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, किसी ने कुछ भेजा, देखते हैं भाई क्या होता है, और कितने ही लोग इसमें रुक जाएंगे, तो बड़ा मसला है।
मसला सॉल्व ऐसे हो जाएगा कि सेटिंग्स 4-5 कर लीजिए पहले तो व्हाट्सएप। प्लीज बताएं। पहले तो जो ऑटो डाउनलोड फीचर है उसका वो डिसेबल कर दें। ठीक है। व्हाट्सएप में कुछ भी आपका वीडियो आते हैं, इमेज आती हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट, वो ऑटो डाउनलोड ना हो। उससे क्या होगा, 2 फ़ायदे हैं। एक कि इस तरह के रिस्क से आप बचेंगे। नॉर्मली इस तरह की जो फाइल्स होंगी वो अननोन नंबर से ज़्यादा आएंगी, ठीक है, तो वो क्यों ऑटो डाउनलोड होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, कल के दिन कोई फंसाने के लिए भी आपको कुछ भेज सकता है कि कुछ ऐसा सेंसिटिव कंटेंट भेज दिया, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट, और आपको आ गया और उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस आई और आपके फ़ोन में मिला, आपने खोला भी नहीं था बट इट वाज डाउनलोडेड, इट वाज देयर, या आपने डिलीट कर दिया तो डिलीटेड डेटा रिकवरी में आ गया, तो भी आप गए। तो आप जस्टिफाई करोगे, उस इन्वेस्टिगेशन होगा, पर तब तक आप तो परेशान होगे। तो सेफ रहें, उसको ऑटो डाउनलोड मत करें। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते सोर्स को, कोई ज़रूरत नहीं हर चीज़ को डिफ़ॉल्ट डाउनलोड करते रहे। सर ये अभी आपने जो कहा ना, ये बड़ा हिट किया मेरे को कि डिलीटेड डेटा रिकवरी में आ गया। मान लीजिए कुछ किसी ने भेजी दिया मैंने, और वो कुछ डाउनलोड ही कर लिया, कुछ ऐसा किसी के फ़ोन में, उसने डिलीट कर दिया, और बंदा बैठा है सुकून से, आराम से, कोई दिक्कत है नहीं मुझे, अब क्या हुआ, मैंने डिलीट कर दिया जो भी कुछ था मेरे फ़ोन में, बट अगेन कोई बंदा वहाँ बैठा है, उसने जाके कंप्लेन कर दिया कि भाई, जैसा आप बता रहे कि भाई इसके पास ऐसा कंटेंट है, उसने हटा दिया। पुलिस तो कहेगी भाई होगा तो डेटा रिकवरी हो जाएगी। तो मतलब ये तो कहीं बच ही नहीं सकते, मतलब इतना सॉलिड जाल फैला हुआ हमारे आसपास। अभी जो 60-70% केसेस वर्कआउट हो रहे हैं उसमें डिलीटेड डेटा रिकवरी बहुत रोल प्ले कर रहा है। ओके। आप डिलीट तो हर आदमी करता है, जो भी आता है उसको पता भी होता है, लेकिन यही है कि वो उसको ही नहीं पता तो कल के दिन कुछ इंसिडेंट हो गया तो चांसेस है कि वो रिकवर भी होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोबाइल को ये मत सोचें कि बहुत पर्सनलाइज चीज़ है, क्योंकि आपके फ़ोन में पहली प्रोटेक्शन ये होनी चाहिए कि हर किसी को आपके डेटा का एक्सेस ही नहीं होना चाहिए। तो जितनी एप्लीकेशंस हैं, आज जाएं आप सेटिंग्स परमिशन मैनेजर में जाके देखें कि कितनों को आपने मीडिया का परमिशन दे रखा है, कैमरा का दे रखा है, SMS का दे रखा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट का दे रखा है, एंड देन थिंक कि यार क्या उनको ये परमिशन हमेशा के लिए देने की ज़रूरत है। यदि नहीं है तो रोकें। मोबाइल को सर हम डंपिंग बॉक्स समझते हैं, हर चीज़ अपने मोबाइल में डाल देते हैं। बिल्कुल, जो भी चीज़ हुई उठाओ एनीथिंग एवरीथिंग। उसमें कई सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए हैं आपके फ़ोन में कि आपका डेटा चुरा के बेच सकें। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम आप बता रहे थे इसमें। तो आप ये ध्यान रखें, ये इसलिए कुछ भी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ना करें। एक अभी जैसे ये चल रहा है डाउनलोड वाला स्कैम, इससे पहले करीब 5-6 महीने पहले वो शादी कार्ड वाला स्कैम आया। wedding.apk, शादी के कार्ड आ रहे थे और उसके थ्रू भी हो रहा था। उसका भी सर कोई केस कुछ ऐसा आपने वर्कआउट किया, आपने देखा तो वो प्लीज़ बताएं। सो weddingcard.apk था, हमने एनालाइज़ किया उसको, तो वो बेसिकली OTP ही चुराता था, और इंस्टॉलेशन के बाद वो हिडन हो जाता था एक्चुअली इस तरह की एप्लीकेशन से। तो सामने वाले को जिसको उसने भेजा गया, देखिए उसमें एक चीज़ और भी थी कि सिर्फ OTP चुरा के पैसा नहीं निकलता है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल भी उसके पास होते हैं। तो नॉर्मली जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा था उनके डिटेल्स उनके पास थे, ओके। और उन्हीं को सिर्फ OTP के लिए वो एक, और होता है कि ये जो APK है ना, यदि कोई ऐसा कोई एक्सप्लॉइट बनाता है जिसमें वो बहुत सारी परमिशन ले ले, कि लोकेशन भी ले ले, कैमरा भी ले ले, माइक्रोफोन भी ले ले, SMS भी ले ले, तो अब आज की रेट में यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, भले ही वो APK से करोगे, वो हमेशा पॉपअप आएगा कि डू यू वांट टू गिव दिस परमिशन। सो अननोन सोर्सेज आता है वो। हाँ, अननोन सोर्सेज वाला आएगा पहले तो, कि एप्लीकेशन अननोन सोर्सेज से आ रही है, आप रेडी हो इसको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, एक और आता है तो आप जाओगे सेटिंग्स में, अननोन सोर्सेज से पहले इंस्टॉलेशन अलाउ करोगे, फिर वो परमिशन मांगेगा जब इंस्टॉलेशन होगा, तो भी आएगा कि GPS जा रहा है आपका ऑडियो जा रहा है, आपका माइक्रोफोन, हर बार के लिए आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक परमिशन लेते हैं। ओके। क्योंकि देखो जब 4-5 बार ऐसा आएगा तो हो सकता है आदमी कॉन्शियस हो जाए, वो इंस्टॉल ना करे या रुक जाए या अनइंस्टॉल कर दे। इसमें सिर्फ वो SMS लेते, कुछ और नहीं लेते, उनको सिर्फ OTP चाहिए। तो एक आया होगा पॉपअप और उसके बाद आपने अलाउ भी किया होगा, लेकिन लोग इग्नोर करते हैं। तो OTP चुराने के लिए वो, जैसे हमने 12 तरीके डिस्कशन किए थे, ये 13वां है कि हम वेडिंग कार्ड भेज के भी कराएंगे, या इमेज भेज के भी कराएंगे, या QR कोड दे के कराएंगे। QR कोड भी कुछ इंस्टॉलेशन कराने के लिए है। सो आप QR कोड, आपने देखा ऐड लगे होते हैं कि ये QR कोड से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ये जो बैटिंग ऐप जितनी आ रही हैं, सट्टा वाली जो चल रही हैं, वो सारी QR कोड से इंस्टॉल हो रही हैं। अभी सर वो प्ले स्टोर से लेते ही नहीं। सर एक है वीरेंद्र प्रताप, वो लिख रहे हैं, सर मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके रात को 3:30 बजे आता हूँ और आपका डेली एपिसोड देखता हूँ। थैंक यू वीरेंद्र जी।
लोग देख सो लवली, सो 3:30 बजे वो आते हैं। 3:30 बजे भी आके आप में एनर्जी है कि आप 2-2 घंटे के पॉडकास्ट देख पा रहे हैं, तो इस वर्थ। बिल्कुल। एक है कुवैत आंध्रा, कुवैत इधर है, आंध्रा इधर है, ओके 720 हो सकता है आंध्रा क्यों कुवैत में रह रहे हो। वो कह रहे हैं सर जी, डू यू रिसीव्ड एनी ओपन चैलेंज फ्रॉम स्कैमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेलिंग यू दैट कैच मी इफ यू कैन, आई विल रिपीटेडली स्कैम पीपल and you catch them outside of you catch them out inside jail, tell me sir ji for awareness, I live in Kuwait। ऐसा हो जाता है जो बोल रहे हो वो लिखा हुआ होता है, कितना हो रहा है आज। सो आई गॉट सो मेनी कॉल्स, आई डू टाइम पास विद स्कैमर्स, वेस्ट देयर टाइम, से मेनी पीपल फॉर्मिंग द वे ऑफ स्कैमिंग, थैंक यू सर जी, कीप अपडेटिंग न्यू वेज ऑफ स्कैम्स। सर इनका कहना है कि क्या अभी आपको भी ऐसा कोई चैलेंज आया कि स्कैमर ने आपको कहा कि कैच मी इफ यू कैन, और फिर आपने उसे कहा हाँ मैं पकड़ूंगा और आपको जेल में पहुंचाऊंगा। और ये कह रहा है दूसरी चीज़ ने ये की है कि आप ये समझ कि ये स्कैमर्स के कॉल आते हैं तो मजे लेते हैं। अभी कोई हुआ ना जिसने स्कैमर्स को लूट लिया, एक केस हुआ है इंडिया में। तो देखिए ऐसा हमेशा होता है, ये हम क्रिमिनल को पकड़ना चाह रहे हैं और वो तो यही चाह रहा है ना कि ढूंढ के दिखा। बिल्कुल। लेकिन ये अपफ्रंट वर्बल कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाता, लेकिन ये इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि वो जो चैलेंज कर रहा है। कई बार ओपन भी होती है, कई बार ओपन होती है। जैसे कि एक केस मैंने आपको बताया था जिसमें एक लड़की 90 लाख वाली लड़की हो। तो हमने फिर वो वर्कआउट किया। वो अलग बात है वो लड़की नहीं थी, वो लड़का ही था, लेकिन वो छुप के इस तरह के चैलेंज देते हैं अभी। लेकिन ये सिर्फ साइबर के केस में नहीं है, कोई भी केस हो, जैसे कोई मर्डर केस है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो भाग रहा होता है और वो कहता है कि ढूंढ के दिखा, और वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहा होता है कि पूरी तरह से छिप पाए, लेकिन इवेंचुअली तो हम पकड़ते ही हैं। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी वो बन जाती है ऑब्लिगेशन कि यदि कोई व्यक्ति कानून का मजाक उड़ा रहे के भाग रहा है तो फिर कानून पर से ट्रस्ट हट जाएगा ना। सो इफ़ देयर इज़ एनी सच चैलेंज हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सर किस तरह के केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें बड़ा पेन होता है, वो दूसरी तरफ भी ज़्यादा आप एंगेज होते हो। ये जो कुछ मर्डर केसेस हो जाते हैं, किडनैपिंग के केस हो जाते हैं, फिर स्कैम वाले ज़्यादा जो एक तो चैलेंजिंग कौन सा रहता है और प्लस एंगेज कौन सा ज़्यादा आपको करके रखता है? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मर्डर केसेस की होती है, पुलिस के लिए भी और हमारे लिए भी। और मर्डर केस यदि पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही है और हमारे पास आया तो ऑलरेडी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि मर्डर केस नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं, मतलब 70-80% सक्सेस रेट होता है। पर जो नहीं हो पाते हैं और वो मेरे पास आ रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए भी उतना ईजी नहीं होता सॉल्व करना। इसका मतलब है बहुत कुछ ट्राई हो चुका है, CCTV नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लॉजिकली कंक्लूजन नहीं हो पाया है। अभी एक केस हुआ, मुझे एक दिल्ली के SHO ने बताया कि साहब एक बॉडी मिली और उसमें महिला के चेहरे पर चाकू के निशान थे, तो उसको पहचाना नहीं जा रहा था कि वो कौन है। तो बोले मर्डर के केस में ना जब तक बॉडी को आइडेंटिफाई ना किया जाए वो सॉल्व हो नहीं सकता केस। पहला चैलेंज होता है कि बॉडी आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई होगा तब तो हम आगे लीड ले पाएंगे ना। तो बोले हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, हमने बहुत कुछ कोशिश की। तो उसके बाद उसके चेहरे को AI के थ्रू पहले उसकी आंखें खोली और वो जो घाव थे भर के उसका रिफॉर्मेशन किया, तो कुछ कुछ दिखने लगा चेहरा। उसके बाद AI के थ्रू उस चेहरे को हमने वीडियो में कन्वर्ट किया, ऐसा थोड़ा मूवमेंट दिखाया और उससे बुलवाया एक फेक वॉइस डाल के कि पहचानो मैं कौन हूँ, ऐसे करके। थोड़ा हॉरफेक साउंड करता है बट बिल्कुल दे डिड इट। और उस वीडियो को बना के वो 10-20 सेकंड का उन्होंने सर्कुलेट किया पूरे एरिया में, तो एक ने पहचान लिया। जबकि अभी भी जो पहचानने वाली मतलब होता है ना थोड़ा सा मूवमेंट में क्लियर हो जाता है, अदरवाइज सीधे सीधे पिक्चर नहीं समझ में आती क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड है और इसे। और जैसे ही वो पहचाना 2 दिन में केस वर्कआउट हो गया। सो AI इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। अभी जो पहले चैलेंजेस होते थे, अभी US के जो मियामी पुलिस के चीफ हैं अग्विलर करके, उनका कहना है कि AI का यूज़ करने से पहले वो लोग 40% मर्डर केसेस सॉल्व कर पाते थे और 30% ऐसे केसेस जो लूट मार, चाकू मार दिया, ये कर दिया, उसके होते हैं। पर जब से वो AI यूज़ कर रहे हैं 70% मर्डर केसेस सॉल्व कर पा रहे हैं और 60% लूट मार के केसेस। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि और अभी अर्ली एज AI है, अभी AI का रियल पोटेंशियल तो हमने डिस्कस किया था, क्वांटम ये पहुंच रहे हो बिल्कुल। अभी जो AI करेगा ना खेल, तो इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स को भी और जो आप लोग इंटरेस्टेड हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनने में, AI पकड़ लो, क्योंकि जो सारे काम मैं मैनुअली अभी तक करता था अब AI तो बहुत आसानी से कर देता है।
मैं एक टूल बताऊंगा, geospyweb.app करके एक टूल है। वो टूल क्या करता है कि जैसे आप कोई इमेज खींचते हैं तो उस इमेज के अंदर उसका मेटा डेटा होता है, उसमें उसकी क्रिएशन डेट है, डिवाइस टाइप है, लेट लॉन्ग भी होते हैं कई बार यदि जियो टैग्ड इमेज है तो। और वो इमेज जब आप व्हाट्सएप पे भेजते हो या सोशल मीडिया पर डालते हो तो वो मेटा डेटा हट जाता है। अब वो इमेज आपको पता करना है कहाँ खींची गई, किसने खींची, किस डिवाइस पे खींची, तो आपको कोई आइडिया नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें मेटा डेटा है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कई बार इमेजेस आती हैं हमारे पास। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि कई और चैलेंज होते हैं कि भाई ये गाड़ी है, सीसीटीवी है, टोल से निकल रही थी, उसकी गाड़ी का नंबर दिख ही नहीं रहा है। अब गाड़ी दिख रही, गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा तो क्या कर लोगे आप? तो वो एक चैलेंजेस होते हैं। तो ऐसे में AI इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। तो ये जो GeoSpy टूल है, इस तरह के और भी टूल हैं, पर इस टूल में मैंने ट्राई किया तो इसमें मैंने एक इमेज डाली कि एक लेडी है, गाड़ी से जा रही है और उसकी दूसरे साइड से सिर्फ एक फ़ोटो ली गई है, उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा है, कुछ नहीं। मैंने कहा फ़ोटो कहाँ खींची गई? तो उसने ढूंढ के बता दिया कि साहब ये फ़ोटो शिमला में, सोलन में खींची गई। तो और नीचे रीज़न भी देगा क्यों। मतलब ये फ़ोटो इसलिए शिमला में खींची गई क्योंकि आप गौर से देखो तो इस खिड़की के पीछे एक बस जा रही है और बस के ऊपर लिखा है शांति सोलन। ओके। अच्छा, वो शांति सोलन आप देख ही नहीं सकते क्योंकि उसमें हल्का सा इतना ब्लर है कि उसको आप रेजोल्यूशन हाई भी करोगे ना तब भी कुछ नहीं दिखेगा, बट AI देख लेता है, AI कैन एनहांस इट। सिमिलरली एक और पिक्चर डाली मैंने जिसमें मैं किसी ऑफिसर के संग एक होटल में हूँ और मैंने जानबूझ के उसका बैकग्राउंड स्निफ कर दिया कि होटल के बैकग्राउंड से ना पहचान लिया। तो उसने देख के कहा कि ये फ़ोटो आपने मुंबई में इस होटल में खींची है। फिर मैंने रीज़न देखा, क्या रीज़न दिया उसने? रीज़न दिया कि आपने गले में एक लेनियार्ड पहना हुआ है और उस लेनियार्ड में लिखा है ET इकोनॉमिक टाइम्स इवेंट कुछ, तो ये इवेंट तो मुंबई में हुआ था, इस होटल में तो यहाँ खींची। फिर मैंने एक फ़ोटो डाली जिसमें हम डोसा खा रहे हैं, बहुत बड़ा डोसा है, ओके। और छोटा सा पिक्चर डाले। तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करें आप भी, क्योंकि इस तरह की AI टूल है। और मैंने कहा ये फ़ोटो कहाँ खींची गई? तो उसने बताया मोहन बेकरी दिल्ली में कहीं खींची गई। मैंने कहा इससे कैसे पहचाना है मोहन बेकरी है? तो उसने कहा कि इस डोसे के लास्ट में एक पॉलीथिन है, उस पर लोगो है और लोगो मोहन बेकरी का है। सो जो चीज़ें हम ह्यूमन आई इग्नोर कर देता है वो AI डिटेक्ट करता तो इसको करने में घंटों लग जाते हैं, वरना है। अरे आप ढूंढ ही नहीं सकते, दिन लग जाते पूरे। सो AI इज डिसरप्टिंग। तो जो लेख देख रहे हैं मैं उनको भी ये डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे AI टूल ढूंढें। गिटहब पे बहुत सारे पड़े हैं, टेस्ट करें और रिपोर्ट करें, मुझे बताएं कि साहब इससे ये फ़ायदा हो सकता है। इवॉल्व करने क्योंकि कई सारे, अच्छा 100% रिजल्ट कभी करेक्ट नहीं होगा, 50-60% होगा, 80% होगा, पर 60% इन्वेस्टिगेशन में बहुत होता है। हो जाता है। जैसे मान लो गाड़ी का नंबर प्लेट डिटेक्ट करना था, अब यदि जो स्टैंडर्ड टूल हैं यूफेड वगैरह वो यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ये बाइनरी डिसीजन देते हैं कि साहब डिटेक्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल। या 2 करेक्टर डिटेक्ट हो गए, यहाँ ऐसे होता है। AI क्या होता है, गिव अप नहीं करता। AI कहता है ये 20 ऑप्शन हो सकते हैं। उसने देखा, उसने पूरे हर तरह से कॉम्बिनेशन ट्राई किया, उसने कहा ना ये 20 गाड़ी के नंबर हो सकते हैं इसमें, ये कहेगा ये 500 हो सकते हैं, वो गिव अप नहीं करेगा। और बताओ तो कहेगा ये 200, आपको इवन अगर वो 500 भी दे देता है तब सर, भी वो मेरे लिए हम atleast- ट्रैक डाउन कर सकते हैं ना, फिर मेरे पास एक नंबर तो है। सो AI इज टेकिंग यू इन दैट डायरेक्शन कि वो पॉसिबिलिटीज देता रहेगा। आप उससे कहो कि ये कविता लिखो, लिख देगा, फिर कहो कि नहीं यार और अच्छी लिखो, और अच्छी लिख दे, और अच्छी लिखो, और अच्छी लिखेगा, और वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा ना आप कितनी अच्छी, बिल्कुल। वो ऐसा वाला सवाल नहीं करेगा कभी, जबकि बाकी टूल बाइनरी रहते हैं, हो गया यार। सो आई एम जस्ट गिविंग यू दैट हिंट कि ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अभी इस पर डिस्कस करूंगा आपसे। एक बड़ा खतरनाक आजकल चल रहा है सर, वो एविएटर गेम के नाम से चल रहा है। हाँ। और आप यकीन मानिए 2 टियर सिटीज़ में, गांव में ऑलमोस्ट 50% बच्चे 10th क्लास के, 12th क्लास के इस एविएटर गेम को खेल रहे हैं। ये मतलब मैं गया एक जगह, तो वहाँ पे लोग मुझे बता रहे कि यार बड़ा स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। मैंने कहा फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड तो हम बड़े शहरों में सुनते हैं, इतना बड़ा कैसे फ्रॉड हो गया कि ऐसा कुछ कि नहीं एक गेम है एविएटर। मैंने कहा वो क्या होता है एविएटर गेम? कह रहे यार उसमें जहाज उड़ता है। मैंने कहा ठीक है भाई, जहाज उड़ता होगा, तो कह रहे उससे फ्रॉड होता है। मैंने कहा भाई मत करो, QR कोड स्कैन कर दिया। नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा उसमें क्या होता है? तो उसने वो एक दिखाया, तो उसमें सिंपल से कुछ स्क्रीन है, उसमें एक जहाज़ है, यहाँ से उड़ेगा और वो 2x 3x 4x 5 ऐसे उड़ता जाता है। उसमें होता क्या है कि आपको पैसे डालने होते हैं कुछ, इधर आपने पैसे लगा दिए, डाल दिए, और इधर आपने डाल दिया अपना पैसा आउट के भाई इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं निकाल लूँगा अपना। और वो जहाज़ आप पैसे डाल के प्ले करोगे तो जहाज़ उड़ेगा, यहाँ से जाएगा 1x आपका उतना ही पैसा, 2x आपका पैसा डबल, 3x आपका पैसा 3 गुना, 4x आपका पैसा 4 गुना। तो वो इस तरह का गेम है।
और उसमें 4 गुने पैसे आगे लोगों के दिखते जो लोगों हैं। ने निकाल लिए। हाँ। फिर वो ऐसा भी होता है उसमें पैसे जमा हो जाते हैं, फिर निकालने का विड्रॉल का भी बड़ा पंगा होता है। लेकिन कहानी है कि इस गेम में टोटल फ्रॉड है, सट्टा दिखता है, बैटिंग पूरी लगती है और लोगों ने बहुत सारे पैसे अपने इन्वेस्ट किए हुए डालते हैं, किसी के पैसे निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते और इसमें फंसे हुए हैं। और इसमें एक चीज़ और आ रही थी कि जितने भी यूट्यूबर्स मैं देख रहा हूँ, ज़रा से जो बच्चे होते हैं, इन्होंने एक अलग लेवल का फ्रॉड कर रखा है। ये ग्राफिक्स बना देते हैं गेम के जैसा और लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैं तो 10x 20x 30x कमा रहा हूँ। लोग उनकी वीडियो देखते हैं और फिर और ज़्यादा गेम खेलते हैं। तो देखिए, पहले तो ये एविएटर गेम के लिए ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइन जारी कर रखी है और वो नोटिस दिया है कि ये फ्रॉड है और इससे बचें। और 2 तरह के गेम हैं जो अलाउड होते हैं, एक होता है स्किल बेस्ड गेम और एक होता है चांस बेस्ड गेम। तो चांस बेस्ड गेम में यदि आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो ये इलीगल है। ये भारत सरकार की क्लियर गेमिंग गाइडलाइंस है, क्योंकि इसमें तो चांस है, आप जीतोगे हारोगे। पर जो स्किल बेस्ड है, जिसमें आपसे कोई स्किल यूज़ की जा रही है, दिमाग लगा रहे हो और आप धीरे धीरे यदि आप स्किलफुल हो तो जीत भी सकते हो और नहीं तो वो भी कुछ गेम अलाउड हैं, लीगल हैं। लेकिन बाकी तो ये चांस वाले जो जिसमें प्योर लक बेस्ड गेम है वो इलीगल है पूरी तरीके से। सो एविएटर इज़ इन दैट कैटेगरी जिसके लिए गाइडलाइन है, तो प्लीज़ उसको यूज़ ना करें। दूसरा जो आपने बताया कि ये गेम प्ले स्टोर पे है ही नहीं। बिल्कुल सर। ये गेम APK फाइल्स इंस्टॉल हो रहा है और ये तो हम पहले कह चुके हैं कि भाई APK से तो कुछ इंस्टॉल करना ही नहीं है, उस पर तो भरोसा कर ही नहीं सकता है। तो इस गेम को ना खेलें और लोगों को बताएं कि इस तरह से पैसे नहीं बनते। और जितने केस मेरे पास हैं आप गूगल करके न्यूज़ कर लें, एविएटर में कितने लोग लुटे हैं, तो हज़ारों न्यूज़ मिल जाएंगी आपको। सो स्प्रेड दिस पॉजिटिवली टू ईच एंड एवरीवन कि भाई इस तरह से पैसे नहीं बनते हैं, इस तरह की APK इंस्टॉल करके आप फंसेंगे और ना सिर्फ आपका पैसा निकल जाएगा, हो सकता है आपको और कोई मानसिक परेशानी भी दे दें, क्योंकि आपके वीडियोज़ इमेजेस वगैरह भी वो ले लें। सर ये जो पहला स्टेप है ना, जो हम बता चुके हैं, अक्सर लोग इसी को फॉलो नहीं कर रहे होते और फिर दूसरे स्टेप के बारे में पूछते हैं। फिर वो कहते हैं ना APK, तो वो डाउनलोड ही मत करें। अगर आप नहीं डाउनलोड करेंगे तो सवाल ही नहीं आएगा कि एविएटर गेम खेलें या नहीं खेलें। अब सो बेसिकली मुझे लगता है कि अभी वेडिंग कार्ड था, फिर ये गेम है, कल के दिन कुछ और हो जाएगा। हो सकता है कि आपको एजुकेशन या डिग्री के नाम पर कोई APK भेजने लगे। ये यूनिवर्सल रूल बना लो कि भाई हमें किसी के कहने पर किसी लिंक से या डायरेक्ट फाइल से इंस्टॉलेशन नहीं करना है, प्ले स्टोर से करें। जबकि मैं प्ले स्टोर पर भी 100% गारंटी नहीं देता। प्ले स्टोर पर मैं कहता हूँ एक बार चेक कर लो, बिल्कुल, क्योंकि प्ले स्टोर पर भी टेम्प्रेरी कुछ दिन के लिए कोई फ्रॉड ऐप आ सकती है और जब तक प्ले स्टोर से टेक डाउन होगी लोग लुटते ही हैं, लोन ऐप्स में लुटे ही हैं लोग। इसलिए थोड़ा सचेत होकर, कॉन्शियस होकर ही कोई ऐप इंस्टॉल करें। इसमें क्या हुआ, इसमें एक सीन और आया था सर कि मैं गया उधर अपने एरिया में, तो वहाँ पे 2 बच्चे और आए, कह रहे कि जो मतलब इसको एक्सटेंड करके बता रहा हूँ मैं, हुआ था क्या। तो कह रहे जो फ्रॉड हुआ था इसमें कुछ ऐसा हुआ कि यार ये एविएटर गेम जो है ना, इसमें लोग पैसे डालते हैं। अब पता नहीं ये उनकी स्टोरी है, वो कितनी सही है कितनी गलत वो नहीं, लेकिन इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा भी पैसे डालते होंगे। तो कह रहे इन लोगों ने, कुछ बच्चे थे वहाँ के और वो इतने लेवल पे पहुँच गए थे कि उन्होंने सेटिंग कर ली, जो गेम की मार्केटिंग टीम है या बनाने वाले, क्योंकि इसमें पैसे डालने होते हैं तो QR कोड जो गेम में आ रहा था जिसमें पैसे डालते थे, तो वो इनका कोड जा रहा था। और क्यों जा रहा था? क्योंकि कैश करने होते थे पैसे, तो इन्होंने करंट अकाउंट बनवाए हुए थे, शेल कंपनी बनाई हुई थी इन बच्चों ने। कुछ PM मुद्रा योजना इस नंबर पे इन्होंने कंपनी बनवा ली, क्योंकि गांव के बच्चे थे छोटे छोटे, उन पे GST के नंबर इन्होंने ले लिए, वहाँ पे करवाए, वहाँ से इनके पास खुद QR कोड भी आया और फिर ये QR कोड इन्होंने गेम्स में लगाए और गेम्स में जाके फिर इनके पास करोड़ों रुपए आए। और वो पैसे आने के बाद जो आए तो यूजर्स को जो गेम खेले उनको देते नहीं थे, और ये पैसा जो था, ये उनका जो किंग पिन था बंदा, ये सब पैसा यहाँ से इकट्ठा करके उसको दिया रहे थे। अब ये देखिए, वो जो ऊपर बैठा हुआ उसने सबको फंसा लिया, क्योंकि उसका जो ब्लैक मनी वो सारा इनसे ले रहा है। करेक्ट। तो इस लेवल पे काम चल रहा है। देखिए होता क्या, APK फाइल है तो उसकी क्लोन कॉपीज बन जाती हैं, रोग ऐप बोलते हैं उसको। रोग ऐप बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि प्ले स्टोर पे है नहीं, APK था, आपने लुक अलाइक एक ऐप बना ली। अब जो ये आपने क्लोन्ड ऐप बनाई है, इसमें आपने अपने QR कोड रखे हुए हैं बैंक अकाउंट्स के, तो पैसा तो आपके अकाउंट में आएगा। अब उस गेम में ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ये एनिमेशन है। बिल्कुल जहाज ही उड़ रहा है। इट्स जस्ट एन एनिमेशन, उसमें ऐसा कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है कि कोई क्लोन ना कर पाए, और उस एनिमेशन के बेस पे कुछ मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है और आपको ये फील हो रहा है कि आपका पैसा बढ़ रहा है। वो तो ग्राफिक्स है, बिल्कुल, वो बढ़ थोड़े ना रहा है पैसा। अब आपने पैसा डाल दिया है, पैसा बढ़ रहा है, आप और डाले जा रहे हैं, और उसके बाद जब विड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम आती है।
तो इसकी कितनी रोग ऐप चल रही होंगी आपको नहीं पता, कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है। ऑथेंटिक तो खैर क्या ही होगी, क्योंकि जो बेस है वही फ्रॉड है उसका, लेकिन उसकी हो सकता अब एविएटर के नाम पर 5,000 लोग लूट रहे हैं उन लोगों को। एक तो एविएटर का मेन कल्प्रेट है वो तो है ही, बट उसके अलावा भी लोग खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा चलो अब लूट ही रहे हैं लोग तो हम भी लूट लेते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड बन जाएगा ना। अभी जो मैं न्यूज़ देख रहा था कि एक बंदे ने पैसे डाले 3,000, उसके कुछ 10,000 हो गए, कुछ हो गया, उसके बाद वो विड्रॉ करना चाह रहा था तो वो विड्रॉ नहीं कर पा रहा था, तो उसने गूगल पर सर्च किया कि एविएटर सपोर्ट। अच्छा। तो उसको नंबर मिला, उसने कॉल किया तो वो नंबर उठा नहीं। थोड़ी देर बाद कॉल बैक आ गया कि हम एविएटर सपोर्ट से बोल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है। बोले साहब वो पैसा नहीं विड्रॉ कर पा रहे हैं। हाँ तो करते ना अभी, ये लो ये इंस्टॉल करो, या टीम, उसने एनीडेस्क इंस्टॉल करा दिया। वो और खिलाड़ी आदमी है। तो एनीडेस्क इंस्टॉल करा के स्क्रीन शेयर कराई, बोले दिखाओ कैसे नहीं विड्रॉ कर पा रहे हो। जब तक वो अपना दिखाने लगा तब तक तो ओटीपी आया और निकल गया। फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड। तो एविएटर तो फ्रॉड है ही। अब एविएटर से जो लुटा है वो दोबारा लुटेगा, तो इसलिए उसको गूगल पे ऐसे सर्च करके किसी रैंडम नंबर पर ना कॉल करें। ये अलग लेवल की कहानी चल रही है यहाँ पे, मतलब प्लीज समझिए आप लोग कि ऐसा मत करें यार। तो देख लिए पैसा आसानी से नहीं बनता है, पहला थंब रूल ये है। पैसा आसानी से बन रहा होता तो हम यहाँ बैठ के 2-2 घंटे पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। हम भी एविएटर खेल रहे होते सर, कमाई भी आसान है। तो प्लीज को समझे। मतलब ये क्या ही करें, फिर लोग कहते हैं आप हंसते क्यों, इतने कमेंट्स आते हैं। अब ना मैं एक कमेंट पढ़ रहा था पहले, वही आपको बता रहा था। देखिए मतलब एक बड़ा अलग सा कमेंट था, उसमें लोग ना हमारे पैटर्न तक देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, मतलब लोग इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई AK गुप्ता जी है, AK गुप्ता 1989 उनकी आईडी है, वो लिख रहे हैं इन दोनों की बातचीत का एक पैटर्न है। जब भी अमित जी कुछ बोल के हल्का सा भी मुस्कुराते हैं तो होस्ट को खिलखिला के हंसना जरूरी है। आपने भी ऑब्जर्व किया है तो ठोको लाइक। कितने लाइक आ गए? लाइक तो भी नहीं था कोई। पर अच्छी चीज पता क्या है कि मैं पहले पॉडकास्ट से एक चीज बोल रहा हूँ कि हर किसी की लाइफ में एक पैटर्न होता है। बिल्कुल। और लोगों ने वो समझना शुरू कर दिया। सो मैंने कम से कम ये तो कोशिश की कि लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज ऑब्जर्वेशन। है पैटर्न होगा, देखिए हम पैटर्न से ही गिरे हुए हैं, और बिल्कुल ये अनकॉन्शियसली कई बार इस तरह का रिएक्शंस होते हैं। और भी कुछ पैटर्न होंगे, आप ऐसे पैटर्न ढूंढिए और लिखिए कमेंट में, मुझे मजा आएगा। बिल्कुल, बल्कि पैटर्न्स के बारे में तो हमने एक पॉडकास्ट में AI के बारे में काफी डिस्कस किया था कि यूनिवर्स में कैसे पैटर्न है। हो सकता है शायद दोबारा भी हम करें, क्योंकि हमारे पास कंटेंट इतना रहता है सर के पास कि कोई टॉपिक छेड़ने का मतलब ये होता है कि फिर वो पूरी पॉडकास्ट उधर चली जाती है। अभी देख लो भी इनके पास 50-60 क्वेश्चन हैं, हम कितने कवर कर पाएंगे। मैं जब आपसे बात हो रही थी, मैं रात में बैठा 2 बजे, मैंने कहा नहीं सुबह आपसे पॉडकास्ट करनी है तो कुछ क्वेश्चन ले लूँ, 2 कमेंट निकाल लूँ। मैं कमेंट बैठा, मैं बहुत सारे कमेंट छोड़ रहा था। एक पॉडकास्ट में 90 क्वेश्चन मैं निकाल पा, मतलब 90 क्वेश्चन लाया हूँ बैठ के, और उसमें से बहुत सारे मैंने छोड़े जो जनरल थे, जो पहली बार आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि यार इनको ले लीजिए। तो मतलब ये देखिए लोग कितने एंगेज हो रहे हैं हमारे साथ, और फिर और भी आते रहते हैं। तो ये मेरा पैटर्न। अभी कल कोई पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रहा था, तो एक लड़की थी मुझे बहुत फॉलो कर रही थी, बोलती सर मैंने ना आपको क्वेश्चंस भेज दिए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं पढ़े। फिर उसने शाम को बोला सर वो आपने देख लिया एक बार। फिर मैं जब पॉडकास्ट शुरू करने वाला था, सर वो आपने क्वेश्चन देख लिए। मैंने कहा जो मुझे देख के क्या हो जाएगा, मुझे आंसर तो देना ही है। तो बोलते नहीं सर आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो। मैंने कहा पहला कितने क्वेश्चन थे? बोले सर 40 सवाल थे। मैंने कहा पहले तुम कोशिश ये करना कि तुम 4 से ज़्यादा पूछ पाओ। बिल्कुल। क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है। बिल्कुल। तो आप कितना भी प्रिपेयर हो जाओ, जो कंट्रोल है वो तो उसके हाथ में होगा जो बोलने वाला है, कहाँ लेके जाएगा आपको। इट्स जस्ट क्या कहते हैं, एरिया आप डिसाइड कर सकते हो कि इस एरिया में हम रहेंगे। बट अभी हमारे पास जितने क्वेश्चन आते हैं रैंडमली, सर को पता भी नहीं होता क्या पूछने वाले हैं, ना मुझे पता होता क्या पूछने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ आपको क्या सुना दूंगा। सो दिस ऑल एवरीथिंग इज प्योरली रैंडम, और लोगों को लगता भी होगा। सर एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये कोई BGMI गेम प्ले 4568 यूट्यूब की आईडी है उनकी। वो कह रहे हैं सर मुझे नेट बैंकिंग करना था और कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने गूगल किया, SBI कस्टमर सर्च किया, तो उनका सामने से कॉल आया और मुझे बोला गया कि प्ले स्टोर से सर वही आ गया, एनीडेस्क रिमोट इंस्टॉल कर लीजिए आप। correct. और मैंने किया और मेरे 46,000 गायब हो गए। काश मैं आपकी वीडियो देख लेता। अब आपने देख लिया तो आप अपने आसपास सबको दिखाएं। बिल्कुल, मतलब क्योंकि देखिए सिर्फ एनीडेस्क इज वन ऑफ द मोडस ऑपरेंडीज।
बाकी भी तो लोगों को पता हूँ, अभी एनीडेस्क से निकला है, कल क्यूआर कोड से निकलेगा, परसों wedding.apk से निकलेगा, नर्सों कॉल फॉरवर्डिंग से निकलेगा। तो ये जितने हमने 50-60 तरीके अभी तक डिस्कस कर दिए हैं, ये सबको पता होना चाहिए। भाई इस पे बेस है कि आप अपने स्क्रीन किसी और को ना दे सर, हो सकता है एनी डेस्क के कोई नाम बदल के कोई और स्क्रीन हाँ, रोग ऐप भेज दे, बिल्कुल प्योर डेस्क भेज दे, एक्यूरेट डेस्क भेज दे, असली डेस्क भेज दे, कुछ भी हो सकता है। ओके सर, एक क्वेश्चन है शिफा रहमान, आई थिंक ये पाकिस्तान से लग रही है, मुझे लग रहा है सर, मूवी आर्मर कैन नॉट बी डाउनलोडेड इन पाकिस्तान, व्हाट शैल वी डू? पाकिस्तान में इतने फैन है आपके। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मुझे परमिशन का इशू आ रहा था, तो हमने बाकी कंट्रीज़ में तो दे रखा है, पाकिस्तान के लिए हमें कई बार स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। उसका रीज़न है कि उसका मिसयूज़ ना हो, ओके क्योंकि मूवी आर्मर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेटिव फीचर्स भी हैं। ओके तो इस वजह से हाँ सर, हमारे क्योंकि once लीगल it is इश्यूज है sorted, थोड़े तो से। हम उसको पाकिस्तान के लिए भी कर, स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग में हमने ओपन कर रखा था, पाकिस्तान से बहुत डाउनलोड हुए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से 600-700 डाउनलोड उस समय हुए थे। फिर हमें एक फीडबैक आया कि सर इसका अप्रूवल वो ले लीजिए, तो हमने फिर उसके लिए अप्लाई किया, मेरे ख्याल से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके सर, एक है मनोरंजन कुमार हम्म। 7468, वो कह रहे हैं सर मेरे एक रिलेटिव है जो डिजिटल करेंसी है यूनिटी मेटा, उसमें वो पैसा लगा के सालाना 120% का ब्याज ले कमाते हैं। उनके कहने का मतलब है कि उनके कोई रिलेटिव है और वो डिजिटल करेंसी में पैसा लगा के वो 120% सालाना कमाते हैं। सर ये कितना सच है? हमको भी लगाने को कहते हैं, इसको सर अच्छे से समझाएं, क्या इसमें पैसा लगाना सही है? क्योंकि सर 50,000 लगा के हर मंथ 5,000 कमाते हैं, अभी भी वो पैसा कमा रहे हैं। कहाँ है ये, किस ये देश सर में? इंडिया की बात कर, मनोरंजन कुमार से नाम से मेरे समझ उड़ीसा आ गया। का है नाम हाँ है। उधर ही शायद इधर का। तो देखिए ऐसा है कि कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस तरह के पैसे कमावा सकते हैं। 10% तो नहीं, 10% थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। ये तो 120%। 120% इज टू, मतलब साल का बिल्कुल, 120% है ना, साल तो महीने का 10% हुआ बिल्कुल। ना। महीने के जो मुझे अंदाजा है कि 2 से 3% रिटर्न देने वाले कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो कमिट करते हैं, पर उसमें भी वो कंडीशन होती है कि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अभी तो मार्केट तेजी से डाउन जा रहा है, तो हर तरह के चांसेस हैं कि अभी जो कमाने वाले लोग को कमा तो वहीं से रहे ना, शेयर मार्केट से कमा रहे हैं। और इसे डिजिटल करेंसी की बात करें, शेयर मार्केट की भी नहीं है। तो आई थिंक ये ट्रेडिंग क्रिप्टो का कॉइन है, करेंसी कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर ये। कोई क्रिप्टो कॉइन हाँ, वगैरह हाँ, होगा। उसमें भी ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है, करेंसी में ट्रेडिंग होती है। कुछ लोग होते हैं सो करेंसी में जो फ्लक्चुएशन है, देखिए जहाँ पे भी फ्लक्चुएशन है वहाँ लाइफ है, ओके जहाँ स्ट्रेट लाइन है वो मर गया। एग्जैक्टली, वो जो फ्लक्चुएशन है, पॉइंट है। तो जहाँ वो फ्लक्चुएशन है उसमें कमाया जा सकता है, क्योंकि यदि आपको पता है कि ये वेरिएशन का पैटर्न यदि आपने समझ लिया तो कमाते हैं लोग। लेकिन देखिए वो गारंटेड कोई नहीं कर सकता, इस एक्सपर्टीज़ गेन करके लोग कमा लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेफ रहें, क्योंकि उनकी भी कहानी हमें पूरी नहीं पता है कि वो किसी और पर भरोसा करके कमा रहे हैं। जिस दिन बंदे ने हाथ पीछे कर लिया उस दिन पूरा साफ भी हो जाता है। एंड आई हैव सच केसेस, और आई हैव सच केसेस ऑफ मैनी रिनाउंड प्रोमिनेंट पीपल इन दिल्ली एनसीआर, जिन्होंने, किसी ने कहा एक शेयर ट्रेडिंग का बंदा था और वो क्रिप्टो में ट्रेड करता था या क्या, वो तो मुझे डिटेल नहीं पता, और उसने कहा कि साहब हम आपको गारंटेड इतना रिटर्न 24% रिटर्न देंगे, 36% रिटर्न देंगे। साल का 36% इज ए बिग अमाउंट। तो 36% मतलब आपने 1 करोड़ लगाया, 36 लाख कमा रहे हो, तो लोगों ने 2-2 करोड़ डाल दिए, 50 करोड़ हो गया उसके पास। उसने रिटर्न भी दिया, 2 साल रिटर्न देता रहा, फिर भाग गया। अब होता क्या है कि जो उसने रिटर्न दिया वो 2 साल का ही दिया था, और उसके बावजूद उसके पास कुछ पैसा था, बीच में कुछ वेरिएशन भी किया उसने। इनको लगा ठीक है 36% की जगह 24% भी आ रहा तो क्या बुरा है, पर यदि आप 24% 2 साल दोगे तो 50% लौटा चुके हो आप। 50% तो अभी भी उसके पास है ना, तो 1 करोड़ का 50 लाख अभी भी उसके पास, तो 50 लाख लेके भाग गया, तो 50 करोड़ का 25 करोड़ लौटा दिया, 25 करोड़ उसके पास था, लेके खत्म। आप 2 साल तक फंसे रहे। सो ये कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि अभी तक कमा रहे हैं, लेकिन भाई साहब लगा कितना चुके हैं ये भी देख लेना एक बार। अभी इस तरीके का एक स्कैम सर आप शायद जानते हो, हैदराबाद में एक लेडी है, वो नेम हर पूरा, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका लीगल क्या रहता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ा एक बहुत सॉर्ट ऑफ एम्पायर खड़ा किया गोल्ड पे। उन्होंने लोगों से गोल्ड लेना शुरू किया, और उन्होंने लोगों ने गोल्ड उनको दिया भी, और गोल्ड दे देते थे, और उसके ऊपर वो रिटर्न देती थी।
कि भाई तुम इतना मान लीजिए 2 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का गोल्ड दे दो और उसके हिसाब से हम आपको 1 लाख रुपए साल में देते रहेंगे, 2 लाख रुपए साल में देते रहेंगे, समथिंग बढ़ा करके। तो लोगों ने बहुत गोल्ड दिया उनको, बहुत इकट्ठा किया और वो दुबई उन्होंने ऑफिस दिखाए। उनका क्या सीन था, उन्होंने मॉफ करके फोटोज भी लगाने शुरू किए, कभी इस मिनिस्टर्स के साथ, कभी यहाँ और कभी वहाँ करके, बहुत गोल्ड दिया। लास्ट में क्या हुआ, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला सीन हुआ है, लोगों ने पैसे देते रहे, कुछ का मिलता रहा और फिर वो जीरो होता रहा। जो नए देते रहे उनका पैसा साफ करते रहे, पीछे वालों को देते रहे, यही और फिर होता एक दिन खत्म। आपने 10 लाख का गोल्ड दिया, वो आपको साल भर बाद 2 ही लाख दे रहा है ना। बिल्कुल वो 10 लाख का गोल्ड आज की रेट में भी बेच देगा तो 10 लाख है उसके पास। बिल्कुल। वो कहेगा 2 लाख तो दे ही दूंगा मैं इसको साल में, 8 लाख बाहर बेच दिए। ऐसे करके कमाते रहो, बिल्कुल। साल भर बाद तो भागना ही है, नहीं साल भर बाद नहीं भागेगा, 2 साल बाद भागेगा। लेकिन देखिए, इस तरह की कोई भी स्कीम लॉन्ग रन नहीं होती है। लोग भरोसा करते नहीं, साहब पैसा आ रहा था मेरे पास, आ रहा था क्योंकि आप ही का पैसा था, वो आप ही का पैसा आपको लौटा रहा है। तो ये तो कोई क्या कहते हैं, बिजनेस नहीं है। सर एक कमेंट है नबील अहमद का, रियली बंडल ऑफ लव, फिर वो हार्ट बना रहा है, फ्रॉम पाकिस्तान, मलाकंद दरगाही को शायद वहाँ नाम वाम होगा कुछ एरिया का। दिस इज सदकाए जारिया। सदकाए जारिया मतलब सर, सदका कहते हैं चैरिटी को, और जारिया जो जारी रहे, कि एक ऐसी चैरिटी जो हमेशा जारी रहेगी आपकी तरफ से। तो सर आपके लिए कमेंट। थैंक यू सो मच, और आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ये सदका जारिया करें, वहाँ पर ये फैलाएं, जितनी ज़्यादा लोगों को पता होगा उनका सवाब आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। एक है सर सलोनी ऐसे करके, वो कह रहे हैं वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी सर डुप्लीकेट साइट बनाकर लूट रहे हैं, इसका कुछ करिए। हमारे 3 साल पहले 1.5 लाख रुपए गए थे। हमने बताया था, जिक्र किया था, आपको याद होगा कि जो केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग है या वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर बुकिंग है या जितने भी ये टूरिस्ट प्लेसेस के लिए होटल बुकिंग है, उसकी फर्जी वेबसाइट बन जाती है और लोग गूगल सर्च करके जो ऊपर आता है उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, वो स्पॉन्सर्ड साइट्स पर क्लिक करते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका वही है कि मूवी आर्मर से कोई भी ऐसी लिंक पहले स्कैन कर लें, देख लें कि ये फ्रॉड तो नहीं है, क्लोन तो नहीं है, कब खोली गई है, इसका सर्वर चाइना में तो नहीं है। ये कुछ बेसिक सैनिटी टेस्ट मूवी आर्मर करके दे देगा, वो क्लियर पिक्चर देगा आपको ग्रीन और रेड करके कि भाई इसमें आगे बढ़ो ना बढ़ो। कई सारी गवर्नमेंट साइट को उसने रेड कर दिया, तो मेरे पास कंप्लेन आनी शुरू हो गई कि सर ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कुछ होगा कमजोरी, देख लो। तो देखा गया उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी थी, वो फिक्स हुई। तो कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं कि चीज़ें और सिक्योर हों, इम्प्रूव हों। तो कोई भी कारण होगा, या तो उस वेबसाइट में कोई कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आपने ध्यान हो, हमने एक किस्सा डिस्कस किया था जिसमें एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट को हैक करके QR कोड के थ्रू लोगों के फ़ोन हैक किए गए थे। अब ऐसे में क्या होता है कि वेबसाइट उसकी वल्नरेबल है, फ़ोन मेरा हैक हो जाएगा क्योंकि मैंने आपकी वेबसाइट, और मेरा डेटा चला जाएगा, मेरा ऑटोफिल चला जाएगा। तो ये सिक्योरिटी, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, इज़ अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आपकी कोई कमजोरी है, उसकी वजह से मुझे नुकसान हो सकता है, या मेरे नेटवर्क में जो लोग हैं उनका फ़ोन हैक हुआ, तब भी मैं, क्योंकि मैं तो उन पर ट्रस्ट करता हूँ ना। सो जितनी भी स्कैन करके आप वेबसाइट मूवी आर्मर के थ्रू यदि आप इन्फॉर्म करते हैं उनको, तो एक सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जाके सिक्योर करेंगे तो काफ़ी लोग बचेंगे भी। सर अभी जब हम बात करते हैं एनीडेस्क की, आपने बात की, तो मेरे फ़ोन में जो क्वेश्चन आया वो एनीडेस्क से रिलेटेड ही था अगला। अभी आपने बात की मूवी आर्मर की, तो अगला क्वेश्चन जो मूवी आर्मर से रिलेटेड है, ये भी एक पैटर्न है, पता नहीं ऊपर वाले की, मतलब चीजें कैसे रैंडमली हो जाती है। पर ये क्वेश्चन आप कल डिसाइड कर चुके थे या नहीं, कुछ नहीं, ये तो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं क्वेश्चन और रैंडमली चल रहे हैं। ओह। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैंने आपके गुस्से देख के रखा, क्योंकि मैंने अभी स्क्रॉल की वो किया तो ऊपर वाले ने हमें पकड़ लिया। चीजें पैटर्न चीजें चलती रहती हैं। सर ये कोई GST सुविधा केंद्र इंडिया, उनका आईडी है यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं 900 पर ईयर इज स्टिल अ हाई सब्सक्रिप्शन अमाउंट, प्लीज रिड्यूस सो दैट मल्टीपल पीपल कैन यूज। ये तो आपके लिए, आपको मैं बता दूं कि इसमें से 30 से 35% गूगल ले जाता है। तो और मैं ये नहीं चाहता कि मैं प्ले स्टोर के बाहर से डाउनलोड कराऊं, क्योंकि वो मेरी पॉलिसी नहीं है। दूसरा, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हम ना कोई ऐड दिखा सकते हैं उस पर, क्योंकि हम कैसे अश्योर करेंगे कि वो ऐड में कोई फ्रॉड ना हो जाए। बिल्कुल। हम ना क्या कहते हैं, डेटा ले रहे हैं, तो हम डेटा भी नहीं बेच के कमा सकते, क्योंकि देयर इज नो डेटा कलेक्शन। जब डेटा ही नहीं है, ऐड ही नहीं है, और गूगल 30% ले रहा है, तो सर्वर का खर्चा कैसे निकलेगा। मैंने आपको बताया था, पहले महीने 9-10 लाख का OTP का बिल आया था, जो आज तक हम EMI पे चुका रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, दो वी हैव गुड कलेक्शन, बट उसको सर्वर को सस्टेन करना और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है और जो टीम की कॉस्ट है, दिस इज़ समथिंग विच वी हैव फिगर्ड आउट।
एंड दिस इज़ ए कम्युनिटी, हमारा कोई इंटेंशन उसमें पैसा बनाना नहीं है, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, यदि सरकारें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी तो एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, बिल्कुल। और देशों में कम्युनिटी जो काम कर जाती हैं कई बार वो सरकारें नहीं कर पाती, क्योंकि वो पॉलिसी, वो उनके ऊपर लोग कई बार ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही हैं। अभी सरकार कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगी, सिक्योर कर लो, तो आधे लोग को इंस्टॉल ही ना करें। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आई अंडरस्टैंड। फिर वो पॉलिटिकल हो जाता है, तो इसलिए हमने एक ओपन कम्युनिटी बनाई। हमने कहा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, एंड जो भी कॉस्ट होगी उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन करेंगे। तो आप इसमें मान के चलिए आप डोनेट कर रहे हो बिल्कुल। और हम इससे चीज़ें सिक्योर करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि जब स्केल थोड़ा हो जाएगा तो और कॉस्ट कम करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अभी बट ये भी है सर, इतना पैसा देके अगर मतलब एटलीस्ट सिक्योर हो जाते हैं फ्रॉड से, तो भी मतलब वर्थ है। देखिए, आइडियली देखा जाए तो हम 50 रुपये पर मंथ का ही कॉस्ट है जो हम ले पा रहे हैं, और उसको हम और भी कम करेंगे तो 30 रुपये कर पाएंगे। मतलब यदि हम थोड़ा सा और स्केल कर गए, तो बढ़ेंगे तो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है। बट दैट इज समथिंग विच विल डेफिनेटली बी देयर। ओके सर, एक कमेंट है, ये जेजी लियोस्पिल टीवी, पता नहीं, मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं फ्लैश कर देंगे हम लोग। ये कह रहे हैं, हाय माय नेम इज़ जमशेद राणा, जेजी करके तो मैं समझ गई, जमशेद राणा, आई एम फ्रॉम यूएसए and I have been watching all the episodes of this podcast. This podcast has been a great source of learning for me. I have downloaded the Mobi Arbor app. Okay, ये भी कुछ comment ऐसा नहीं था, ये भी random था. And many apps misused my permission, so I have successfully blocked all the app. Very good. Now I am more alert about the cybercrime because in America there are hundreds and hundreds of types of scams. You both best podcasting team, and please keep this podcast lively as it is. Amit sir has great knowledge and you have a great sense of humor sir, आपके लिए। थैंक यू सो मच। सर, और मोबी आर्मर को अप्रिशिएट करने के लिए भी थैंक यू। और ये एक चीज़ जो नोटिस किया आपने कि यूएस में भी एग्जैक्टली फ्रॉड हो रहे हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर देश में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसमें जूझ रहे हैं, ये पूरी दुनिया है। और यूके के अंदर जैसे मैंने बताया था कि 3 मिलियन पाउंड पर डे लॉस होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, विच इज़ अराउंड 10,000 करोड़ साल का। यूके। अगला क्वेश्चन जो उसको करके आया ना स्वाइप, वो यूके से आया है। ये सीन मेरे भी समझ नहीं आ रहा। ये तो जबरदस्त हो गया भाई। ये तो लगातार होता चला जा रहा है। आगे का बताऊं कि नहीं बताऊं? ये पता क्या है यूके का? ओके, ये हेलो अयाज भाई, उन्होंने उर्दू में लिखा है, सोहेल अकरम इज हेयर, आई एम इन द यूके। सर, मेरी वाइफ को एक स्कैम कॉल आया, उसने अपनी डिटेल्स दे दी। मैंने आपकी वीडियोस देखी इससे पहले कि वो अपनी बैंक डिटेल्स देती। हमने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि वो एक स्कैम था। हमने अपने 5,000 पाउंड्स बचा ली। मैनी थैंक्स। बहुत बहुत बधाई हो सर, पार्टी होनी चाहिए। अगली बार मैं यूके आऊँगा तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और जिस तरह से ये लिख रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान के है जो यूके में है। हाँ हाँ, तो सब इस समय पूरा यूके पाकिस्तान हाँ, चला रहे हैं। पाकिस्तान तो यूके जाते पाकिस्तान। आप वहाँ जो भी कमा लेता है वो सब उधर चले जाता है। नहीं, दे हैव अर्नड गुड मनी, दे हैव अर्नड गुड मनी। बहुत सबसे ज्यादा रिच लोग हैं भाई। अब क्या बोलने वाले हैं आप? अब मैं डरने लगा हूँ। अब एक्चुअली मेरा दिल था कि मैं, फिर भी रैंडम था कि क्या है जी बताओ। पहले आप बता। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक थॉट था ओके, कि दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन, साइबर सिक्योरिटी और हैकर कौन रहा है। ओके, इस तरह का था, तो मैं वो जिक्र करना चाह रहा था ऐसे, लेकिन आप नहीं सर, अब तो थोड़ा चलिए ऊपर को लगाने, इतना ज़्यादा इनको नहीं डालते। ओके सर, वो आप डिस्कस करिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये हैं सर, ये करामुल्ला भलाई करके, अयाज भाई से पूछें, अयाज भाई सर से पूछें, व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से मैसेज आते हैं टास्क कंप्लीट करने के, 300 रुपए का रिवॉर्ड के स्कैम है। मैंने 2 टाइम्स पेमेंट रिसीव किया। इसको एक्चुअली सर हम डिस्कस भी कर चुके काफ़ी बार, और आई थिंक अभी भी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये तो हो गया। सर आप अपना यूट्यूब लाइक और फेसबुक कमेंट्स और फीडबैक के नाम पर जो 200-300 रुपये देंगे, उसके बाद खेल हो जाएगा भाई आपके संग। तो इस चक्कर में ना फंसें। और ये 300 रुपये भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड के अकाउंट से आए होंगे। कल के दिन आपके अकाउंट में यदि 50,000 रुपये पड़े हैं, वो फ्रीज हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा, जॉन मैकेफी के बारे में। जॉन मैकेफी दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल और मोस्ट पॉपुलर साइबर इवेंजलिस्ट रहा है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज़्यादा उन्होंने बातें करी,
डेमोक्रेटाइजेशन को लेकर बातें करी इंटरनेट के। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि दुनिया का पहला एंटीवायरस इसने बनाया था, मैकाफी, ठीक है। फिर इसने अपनी कंपनी इंटेल को बेच दी। उसके बाद ज़िंदगी भर ये लोगों को एंटीवायरस से दूर होने के लिए प्रेरित करता रहा। अच्छा। इसने कहा मैकाफी को अनइंस्टॉल करो, मैकाफी बोगस है, और इंटेल से लड़ाई लड़ी कि मेरा नाम हटाओ उसमें से। अच्छा। फिर इंटेल ने इसका नाम हटा के लॉन्च कर दिया, कुछ इंटेल सिक्योरिटी के प्रोडक्ट बनाया, पर वो नहीं चला, तो वापस मैकाफी के नाम से उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो बड़ा वो रहा है। इस बंदे के ऊपर कई सारे मर्डर के केसेस भी थे, तो ये भागता रहा। इसने कभी टैक्स नहीं, 2010 के बाद टैक्स नहीं दिया इसने सरकार को। अच्छा। तो ये कहता था कि टैक्स देने नहीं चाहिए, ऐसे इस तरह का। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी। फिर ये स्पेन में जाके रहने लगा। स्पेन नहीं, ये रहा साउथ अमेरिकन किसी कंट्री, बिलीज करके कोई कंट्री है वहाँ पर। फिर उसके बाद स्पेन गया, स्पेन में इसको अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट इसको एक्स्ट्राडिशन करना चाहती थी, और 2021 में शायद इसने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया, 75 ईयर्स की एज में। लेकिन ये इतना फ्लैम्बॉयंट, 2 बार इसने यूएस इलेक्शन नॉमिनेट था ये, जो एक लिबर्टेरियन पार्टी है कोई, उससे 2 बार था। सो इसकी इंटीग्रिटीज़ में आप जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बंदा था पहले तो। कि आई थिंक 1945 में इसका जन्म हुआ, और उसके बाद ही वॉज ए ब्रिटिश सिटीजन। इसके फादर यूएस के थे, मदर इसकी ब्रिटिशर्स थी। 15 साल की उम्र में इसके फादर ने सुसाइड कर लिया। ही वॉज एल्कोहलिक, और इसको मारते थे। उसके बाद कई जगह ये खबर आई, मतलब कई जगह बाद में डिस्कशंस में लोगों ने कहा कि इसने एक्चुअली अपने फादर को मारा था। अरे, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था कि क्योंकि इसने इनडायरेक्टली कहीं कन्वे किया ऐसे। फिर कॉलेज से निकाल दिया गया है, क्योंकि इसने अपने कॉलेज में 3-4 साल जो छोटी जूनियर लड़की थी उससे इसका अफेयर हुआ, और कॉलेज ने उस बेस पे इसको हटा दिया। फिर इसने एंटीवायरस बनाया मैकाफी। फिर उसने मतलब बिकॉज पैसा आ गया था अर्ली एज में, तो हर वो चीज़ की मतलब ड्रग सपोर्ट करता था, कैनाबीज, गन्स पूरी लेता था। मतलब ही वॉज सुपर फ्लैम्बॉयंट पर्सन, और पूरी दुनिया में इसने वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जो ही वन ऑफ, मतलब एक टाइम पे वो बिलियनर था, और उसके बाद एक टाइम पे ऐसा आ गया कि उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो गई, और 4 मिलियन या 3 मिलियन रह गई थी, ऐसा कुछ 2010 के आसपास। और उसके बाद उसने टैक्स देना बंद कर दिया। उससे पहले 2 बार इलेक्शन भी लड़ा। सो ये कैरेक्टर मुझे हमेशा फैसिनेट करता है, जॉन मैकाफी। आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी एकदम से थॉट आया कि यू शुड नो किस तरह के लोग थे। इसने हमेशा ये एडवोकेसी की कि टैक्स नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये जब वहाँ रहता था ना बीलिज में, वहाँ पर उसके पड़ोसी का मर्डर हो गया। अच्छा। इसको अरेस्ट कर लिया गया, तो लोग कहते हैं कि इसी ने मारा था। अब इस तरह के 2-3 चार्जेस पे और भी थे। ही वॉज रनिंग अराउंड। तो एक बंदा क्या था, बिल्कुल। मतलब आप देख रहे हो कि वो हर वो चीज़ कर रहा है। एंड देन इसका ये था कि करेंसी जो है बिटकॉइन वगैरह को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता था। इसने कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिए जो सही भी नहीं हुए बाद में, कि लीगल होना चाहिए सारी जो ड्रग्स हैं, लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए, और उसी बेस पर उसने चुनाव लड़ा था यूएस में। पर ऑफ कोर्स सर, 2 सफल नहीं रहा। कॉन्ट्राडिक्टिंग पर्सनैलिटी कैसी होती है? मतलब इतना इनोवेशन भी किया। मेरे याद है 2007 के अराउंड में मेरे जहन में सिर्फ 2 ही एंटीवायरस आते थे उस टाइम। ट्रेंड माइक्रो होता था, हाँ। और एक मैकाफी। मतलब इनके अलावा बस वसी शायद बाद में आए, बट यही होते थे। मतलब कोई सोचता भी नहीं कि यार इतना बड़ा एंटीवायरस जो चल रहा है हर जगह, हर कोई यूज़ कर रहा है उसको, कोई फिर ऐसा बंदा ये लोगों को मारेगा और खुद सुसाइड। मतलब ये 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग पर्सनैलिटी कैसे? और वो अगेंस्ट एंटीवायरस बोलता रहा, डेटा प्रिवेसी को लेके बोलता रहा कि डेटा जा रहा है, और ओएस जो मैं बोलता हूँ उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो उसने बोल रखी थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत फोर्थ कमिंग था, मतलब इसको पहले सेंस हो गई थी कि जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो एक्चुअली उनका पर्पस क्या होगा और किस तरह से लोगों को कंट्रोल कर लेंगे। सो वो मुझे थोड़ा सा फैसिनेट किया। 2 और कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बताऊंगा, वो हैं जॉन कूम और ब्रायन एक्टर। ओके। ये वो हैं जिन्होंने व्हाट्सएप स्टार्ट किया। हाँ सर, दोनों बंदे। अच्छा, लोगों को इनके बारे में बहुत कम पता है, लेकिन मैं अपना वर्जन दे रहा हूँ। सो जॉन कूम यूक्रेन में पैदा हुआ। इसके फादर आई थिंक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे। उस समय रशिया एक कंट्री यूएसएसआर था, तो ये उसमें जितनी कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पर रेगुलेशंस होते हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा ना बना लो, तो खाना कितना मिलेगा,
चीज़ें कितनी मिलेंगी, फ़ोन भी सुनती थी गवर्नमेंट, टैप करती थी। तो इसके फादर को डर था कि कल के दिन कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने अब इसकी मदर और इसको यूएस भेज दिया अच्छा, छुपा के, और इसकी नानी, तीनों लोग चले गए। वो वहाँ रह गए कि बाद में आएंगे, पर वो कभी आ नहीं पाए। उसके बाद वो फंस गए, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और ही कुड नॉट कम। जो इसकी, अब चूंकि ये लोग यूएस अचानक आए थे तो माली हालत कभी ख़राब थी, तो ये लोग रेस्टोरेंट में काम करते थे, माँ भी काम करती थी, ये भी काम करते थे। नानी की तबीयत ख़राब हो गई तो दे वर स्ट्रगलिंग। फिर जब नानी नहीं रही तो मदर को कैंसर हो गया इसके। तो ये उस समय स्कूल में पढ़ता था और इसने पार्ट टाइम नौकरी कर ली याहू में। अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ याद रखना, ये लाइफ में कैसे कनेक्ट होती है। जब ये वहाँ था यूक्रेन में तो इसका फ़ोन टैप होता था, तो इसके दिमाग में बैठा था कि गवर्नमेंट फ़ोन टैप कर सकती है या सुन सकती है। जब इसने याहू ज्वाइन किया, याहू उस समय दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी, मतलब इस तरह से था कि याहू में नौकरी मिल गई तो आप खेल हो गया। 98 97 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय ये लोग याहू का सर्वर मैनेज करते थे और ये था कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन याहू का सर्वर डाउन हो गया। अच्छा, तो याहू का जो फाउंडर था उसने इसको बुलाया, सबको डांटा कि कौन था, कौन मैनेज कर रहा था। उसने कहा साहब वो है जॉन को मैनेज, बुला। और इसको भयानक डांटा कि तुम क्यों गायब थे। बोले साहब पढ़ने गया था। तो तुम पढ़ाई भी करते हो? तो बोले या तो पढ़ाई कर लो या नौकरी कर लो, दोनों काम नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है नौकरी करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। तो उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसको अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए था। तो ये 2 साल और काम किया इसने, लेकिन अपनी मदर को बचा नहीं पाया, उसकी मदर नहीं रही। पर जिस डेस्क पे ये बैठता था याहू के, उसी के सामने वाली डेस्क पे ब्रायन एक्टन बैठता था, जो इससे थोड़ा सीनियर था। तो इन दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, दोनों हर समय कुछ ना कुछ आइडिया देते रहते थे याहू को, क्योंकि याहू की इनोवेशन टीम में फ्लो करते थे कि हम ना कुछ, तो उन्होंने फेसबुक जैसा सोशल मीडिया का आइडिया दिया, ट्विटर जैसा आइडिया भी दिया। इन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे आइडिया दिए जो बाद में इंस्टाग्राम वगैरह जो इन्होंने देखे कि लोगों ने किए और सक्सेसफुल हो गए। बट एज पर हिम दैट ही सजेस्टेड मेनी सच आइडियाज़ टू याहू। और याहू की जो मैनेजमेंट टीम थी वो हर बार रिजेक्ट करते थे कि क्या होगा, ऐसे तो नहीं होता है। सो याहू वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि वो जिस पैटर्न पे चल रहे हैं कि हमारा सर्च इंजन है, हमारा ईमेल है, हमारा ये वो बेस्ट है। पर उन्हें नहीं पता था कि दुनिया कैसे बदलने वाली है। और उसके बाद ये लोग 2005-06 में फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इन्होंने कहा कि चलो छोड़ के नौकरी, दुनिया घूमते हैं। तो जितना पैसा कमाया था वो लेकर चले गए और साउथ अमेरिका में घूमते रहे, ब्राज़ील जो भी सारे कंट्री में पूरा पैसा फूंक दिया। दोनों जॉन कूम ने ब्रायन वापस आए तो नौकरी चाहिए थी, तब तक फेसबुक आ गया था ये सब आ गए थे प्लेटफॉर्म। तो फेसबुक पे अप्लाई किया तो रिजेक्ट कर दिया इनको। आई थिंक 1-2 और प्लेटफॉर्म में अप्लाई किया, वहाँ भी रिजेक्ट हो गए। तो अब क्या करें, बोले स्टार्टअप करते हैं। तो जॉन कुम ने एक अलग ऐप के बारे में सोचा और ब्रायन एक्टन ने अलग ऐप के बारे में सोचा, दोनों ने अलग अलग ऐप। जॉन कुम का जो ऐप था वो था कि हम स्टेटस अपडेट देंगे कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। तो मेरी ऐप बताएगी व्हाट्सअप, मतलब मैं ये कर रहा हूँ इस समय, आई एम इन जिम और आई एम राइडिंग और आई एम गार्डनिंग और ईटिंग वट एवर। तो बोला लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इस समय मैं क्या कर रहा हूँ। सो दिस कुड कनेक्ट देम मोर। ब्रायन एक्टन ने ऐसे क्यों पता करना चाहेंगे लोग, बकवास कर रहे हो ऐसे थोड़ी ना। तो उसने कहा इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो एक दिन मैं घर में पिज़्ज़ा पार्टी रखी और ये कुछ अपने रशियन दोस्त बुलाए और पिज़्ज़ा खिलाया, फ्री में दारू पिलाई और सबसे कहा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। सबने कर ली। बोले अब इसको यूज़ करना। हाँ बोले यूज़ करेंगे। फ्री में पिज़्ज़ा खाया था, बिल्कुल, तो कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन से उन्हें ट्रैक करना शुरू किया तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं, फ्लॉप हो गया। तो बड़ा हो गया, ये तो चलेगी नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश की तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा सा डिले भी आता था, क्योंकि पोल करते थे। जो सिस्टम उस समय था वो पुश नोटिफिकेशन का नहीं था, सिस्टम डिज़ाइन ही नहीं हुआ था। तो एक दिन ये दोनों जब दुखी हो गए तो ब्रायन एक्टन के उसकी स्टार्टअप ही फेल हो गई। ब्रायन एक्टन ने जो बनाया था वो भी नहीं चला, वो कुछ मीडिया से रिलेटेड कर रहा था, वो भी नहीं चला। अब दोनों अपने घर में बैठे हैं और किचन की टेबल पे उस साइड ब्रायन एक्टन बैठा है, इस साइड जॉन कुम बैठा है और दोनों दुखी है बिल्कुल सैड। ये अपना जो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन था उस पर लिख रहा है कि सैड, कुछ भी वेरी सैड, लग गई सर उधर से वो कुछ लिख रहा है, गाली लिखी उसने इसने कुछ गाली लिखी, उसने कुछ गाली लिखी। तो मजे आने लगे। तो वो बोलता है यार साला इसको चैट ऐप क्यों नहीं बना देते बिल्कुल बोलता है चैट ऐप तो इतनी सारी हैं, स्काइप है ये। बोले पर मोबाइल से लिंक नहीं है ना। अब ये इतनी सी चीज़ थी उस समय जो रेवोल्यूशनरी थी। बोले अच्छा, बोले हाँ जब तो देखो स्टेटस अपडेट दे रहा हो तो चैट ऐप भी चलेगी।
हम तो चैट ही कर रहे थे। बोले, ठीक है। तो उसने चैट ऐप बना दी और उसके डाउनलोड होने शुरू हो गए। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो हैंग हो जाता था, क्रैश हो जाता था, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि वो पुश नोटिफिकेशन उस समय नहीं था। तो वो डाउनलोड हुए जो चले और फिर रुक गई, फिर ख़त्म खेल। 2008 में आईफोन आ गया और इन्होंने आईफोन के लिए ऐप बनाई और आईफोन में पहली बार वो पुश नोटिफिकेशन फीचर था। ओके, जितना रियलिस्टिक फील देता था कि भेजा टक से दिखेगा। तो निकला यार ये चलेगा। और उसके बाद तो आईफोन यूज़र ने जो इंस्टॉल करना शुरू किया, तब तक एंड्रॉयड में आ गया अगले साल। एंड इतना बड़ा क्रेज हो गया कि इन्होंने फंड नहीं रखा था एंड छोटी सी टीम थी इनकी कि वर्ल्ड वाइड डाउनलोड होते थे। और उस समय एसएमएस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जो इंटरलेस ओटीपी, क्योंकि ओटीपी के बिना तो चलेगा नहीं। तो इनका ओटीपी का बिल मल्टी मिलियंस आने लगा। तो एक समय इन्होंने डिसाइड किया कि यार ना ऐप को बंद कर देते हैं, ओटीपी का बिल नहीं दे पा रहे। इस लाइन को याद रखना कि जिस एसएमएस के कॉस्ट की वजह से व्हाट्सएप बंद होने वाला था, उस व्हाट्सएप ने एसएमएस बंद कर दिया। आज की डेट में एसएमएस, पहले क्या होता था, 50 एसएमएस का पैकेज है, 1000 एसएमएस का पैकेज, आज तो फ्री है भाई, कर लो। रेडी कर दिया। जिस चीज की वजह से, क्योंकि एसएमएस का भी अलग से वैल्यू होता था कि भाई, क्योंकि चैट के लिए वही था उस समय, जो बड़े से स्पेसिफिक एसएमएस भेजे जाते थे। हाँ। कहानी, शायरी, सब हो रहा था एसएमएस पे, जोक्स चल रहे हैं। एसएमएस बेस्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज शुरू हो गई थी कि साहब ज्योतिषी भी एसएमएस बेस्ड, सब कुछ एसएमएस था। अभी वो सब खत्म है, वो सारा मार्केट व्हाट्सएप ने ले लिया। तो रुकना नहीं चाहिए लाइफ में ना। कई बार जो चीज़ आपको रोक रही है, यार इसकी वजह से मैं, उसी चीज़ को आप खत्म कर दे तो लिटर हो। ये मैंने कई बार देखा, इसलिए दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। सेकेंड, इसने व्हाट्सएप बनाते समय क्या चीज़ ध्यान रखी थी, जो होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पहले कुछ हुआ है, वो हमेशा इंस्पायर करता है। इसके दिमाग में था कि मुझे ऐसी चीज़ बनानी है जो गवर्नमेंट टैप ना कर सके। सर वो आप शुरू में उसके थॉट था, वो उसका जो यूक्रेन में प्रॉब्लम थी, जहाँ से पूरी कहानी उसकी लाइफ की शुरू हुई कि भागना पड़ा और ये सब, वो प्राइम फीचर बना व्हाट्सएप का। उसने कहा कि साहब यही मार्केटिंग पिच होगी हमारी। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन है मेरे पास, आ गया। चलिए आप बताइए। मैं खत्म करता, अभी खत्म नहीं, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये जब स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने ले लिया पैसा वैसा ले लिया और ग्रो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 250-300 मिलियन यूजर्स हो गए, पर उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जैसा मोबी आर्मर के साथ हो रहा है ओटीपी में चला जाता है। उसके बाद इनको जब ग्रोथ फास्ट हुई तो मार्क जुकरबर्ग ने कॉल किया, और भी लोगों ने किया होगा, पर मैं जब सिर्फ 2 प्राइम इंसिडेंट बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि साहब डिनर पे आ जाओ। तो जॉन कुम डिनर पे बैठा, हाँ जी, बात इधर उधर की कैसे हो, क्या है, सारी बातचीत हुई। उसके बाद बोला कि ये तो पता ही था कि वो ख़रीदना चाह रहा है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक अच्छा ऑफ़र है और तुम उसको मना नहीं कर पाओगे। उसने कहा ठीक है, दे बताइए। तो बोला 6 बिलियन में मैं एक्वायर कर लेता हूँ। आप देख रहे हो जिस कंपनी, ये व्हाट्सएप फ्री दे रहा है वो आदमी, अभी तक कोई इनकम नहीं है और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, रेंट नहीं दिया है, और उसके ऊपर ऑफ़र कौन सा है, 6 बिलियन का, और वो बंदा मना कर रहा है। कह रहे नहीं सर, तेरा पागल हो गया है। मैं 6 बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है बताने के लिए बताऊं कि याहू आई थिंक 4.5 बिलियन में बिका था। वो कंपनी जो नंबर 1 कंपनी है, नोकिया, 3.5 बिलियन में बिकी है। और इसके सामने उसी समय, और उस समय उसके पास 6 बिलियन का ऑफर पड़ा हुआ है, और कह रहा है थैंक यू सो मच, इससे ज़्यादा वर्थ है मेरी। तो कह रहा मैं और क्या ऑफर दे दूं यार, मतलब ये बंदा क्या हो गया है, जो बड़ी बड़ी कंपनी बिक रही है एग्जैक्टली उससे ज़्यादा तो मैं दे रहा हूँ इसको। जबकि नोकिया का 80% मार्केट था दुनिया में। नोकिया के अलावा कोई फोन नहीं बिकता था एक टाइम पे, ये हालत थी। सैमसंग, एलजी तो नाम नहीं सुने थे। सैमसंग को तो सोचते थे यार सैमसंग अच्छा, सैमसंग है मतलब इसका अच्छा क्वालिटी, मतलब सेकंड ग्रेड फोन थे। 2%, 3%, ये 80% मार्केट। और वो कंपनी बिकती है, ऐसे खत्म होती है कंपनियां। याहू लीडर, अब तो याहू पे कोई बेल नहीं खुलता, मतलब आप सोच रहे हो ऐसे खत्म हो जाता है। और ये बंदा जिसने याहू को इतने आइडियाज़ दिए थे, यदि एक भी ले लेता याहू तो सर्वाइव कर जाता, बट देन रिजेक्ट करके आ गया। अब इसने फिर अपने दोस्त से बात की और फिर कोई इन्वेस्टर से पैसा उठा के अपना सस्टेन कर गया। उस समय तो चल गई गाड़ी। फिर और अच्छा, मार्क जुकरबर्ग इसको बर्थडे पे बुलाता था हमेशा। अच्छा, इसका फरवरी में आई थिंक 22, 23, 24 में कहीं बर्थडे है,
उस दिन बुलाता था, क्योंकि थोड़ा इमोशनली आदमी होता है कि यार बर्थडे पे डील करेंगे। तो जब ये 2013 में बुलाया इसने फिर से, अब तो पूरी कैलकुलेशन करके भाई बैठे हुए थे। तब तक ये 450 मिलियन डाउनलोड हो चुके थे ग्लोबली, और वो नहीं चाह रहा था कि इससे ज़्यादा हो जाए कि हमारे हाथ से निकल जाए। मतलब देखिए, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अर्ली स्टेज पे खरीदना चाहती हैं, क्योंकि उससे होता है टैलेंट। हाँ, अब ये तो फैलता जा रहा है, बोले तो इतना बड़ा बन जाएगा फिर हम उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। तो चाहे इंस्टाग्राम बिका हो, चाहे यूट्यूब बिका हो, ये सब उस स्टेज पे बिक गए थे जब वो बिलियंस में होता। आज इनकी वैल्यूएशन देखिए, गूगल कमाता ही पूरा यूट्यूब की वजह से। गूगल की मेन इनकम यूट्यूब है, वो गूगल ने जबकि यूट्यूब किसी से खरीदा है। या फिर इंस्टाग्राम से जो कमा रहा है मार्क जुकरबर्ग, वो तो किसी और का प्रोडक्ट था। तो ये स्ट्रेटजी इस पर भी लगाई गई। बर्थडे के दिन बुलाया, आई थिंक ब्रेकफास्ट मीटिंग, और उसने कहा कि उसको पता था खरीदना चाह रहा है। सारी बातचीत हो गई, उसके बाद बोलता है कि अच्छा, उस समय भी ये सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, मतलब क्योंकि ये सर्वाइव कर रहे हैं इन्वेस्टिंग से, कमा नहीं रहे हैं। तो इनकी वैल्यूएशन इसलिए है क्योंकि यूज़र एक्विजिशन है, फास्ट हो रहा है, बट कोई रेवेन्यू मॉडल अभी तक इन्होंने नहीं एक्वायर किया। उसके बाद जब फाइनेंशियल्स पे बात आई तो उसने कहा कि भाई $19 बिलियन दूंगा। आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली 2 साल के अंदर 6 बिलियन से 19 बिलियन हो गया है। तो उसने जॉन कुम ने स्माइल दी, उसने कहा कि तो मार्क जुकरबर्ग पागल हो गया आदमी, 19 बिलियन कहते नहीं 19.3 कहता मैं कैलकुलेशन करके आया हूँ पर यूजर, जो कैलकुलेशन ली उसने कि मेरे पर यूजर बेस पे अभी बोले आज सुबह के डाउनलोड इतने हैं, ये होगा फिगर। तो कह रहा ठीक है भाई 19.3। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। ये वो व्यक्ति है जो बेरोजगार बैठा था, जिसके पास 6 बिलियन भी ऑफर आ रहा है, जो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और आज डील कर रहा है। दुनिया में नेगोशिएशन और कंसेशन 2 चीज़ होती है जो मैंने ज़िंदगी में बहुत लेट सीखी। मैं एक जिक्र बताऊंगा। लेकिन जब ये डील हो गई और उसके बाद इनको कहा गया कि आप जुड़े रहिए 3-4 साल, ऐसा था, उस मतलब पीरियडिकली इनको पैसा मिल रहा था। आई थिंक काफ़ी बड़ा अमाउंट इनका अभी नहीं मिला था इनको, मल्टी बिलियंस में, और इन्होंने फेसबुक छोड़ दिया 2017-18 में। एंड दे स्टार्टेड, एक ने तो सिग्नल स्टार्ट किया, एक ने कुछ और। पर इनसे पूछा गया कि भाई इतना पैसा बचा हुआ था, फिर डील काहे की थी जब लेना ही नहीं था? तो बोले यही करने के लिए तो ना जन्म लिया है, देश का डर, हमें और भी अच्छी चीज़ें करनी है। ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं। एंड देन देयर इज अनदर स्टोरी, मतलब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में और जानेंगे, बट दीज 2 कैरेक्टर्स दे डेफिनेटली वर्थ नोइंग, एंड इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फाइन सर, बहुत तब क्वेश्चन है मेरे पास। वो ये कह रहे हैं, HCR का ट्विटर हैंडल है, कह रहे हैं सर आप जो व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते थे, मतलब हमने बात की थी, तो जब वो इनक्रिप्टेड होते हैं एंड टू एंड, तो फिर मैसेज आप कैसे पढ़ पाते हैं? मैं तो समझा नहीं। मैं मतलब जैसे कि आप किसी के डिवाइस में अगर कुछ आपको डालना है, कुछ हैक करना है, कहीं से आपको निकालना है किसी के डिवाइस में, वो आप मैसेज पढ़ लेते हैं, इनका मतलब वही होगा। तो जब व्हाट्सएप कहता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है कुछ, तो वो मैसेज कैसे पढ़ते हैं? एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है ना, तो एंड पे तो डिक्रिप्ट हो गई ना, हम आपको इंटरसेप्ट करके नहीं पढ़ सकते। मान लो कि आप 2 लोग मैसेज भेज रहे हैं और सर्वर पर मैसेज है, वो एक इनक्रिप्टेड है, और उसको मैं कॉपी कर लूँ तो मैं डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि की मेरे पास नहीं है। ओके। पर एक की इधर है और एक की उधर है, एक की से वो इनक्रिप्ट होता है और एक की से वो डिक्रिप्ट होता है। मान लो AES 512 बिट इनक्रिप्शन है, तो उसके लिए की चाहिए, वो की आपने सिर्फ एंड यूज़र को दे रखी है, तो एंड यूज़र पर तो डिक्रिप्ट हो जाएगा ना। ठीक। और ये की एक्चुअली व्हाट्सएप में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसमें जो बैकअप लेते हो ना आप, वो बैकअप इनक्रिप्टेड नहीं होता। हाँ सर, ये भी सुना है, बिल्कुल है ना, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें आप सेटिंग्स आ गई है, उसमें आप सेटिंग है कि आप कर सकते हो, मतलब बैकअप भी इनक्रिप्टेड कर सकते हो फिर वो, लेकिन उसके बाद फिर आपको याद रखना पड़ता है पासवर्ड, कल के दिन ओके, वो नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाती है। सो इस तरह के कुछ लूपहोल्स भी थे। लेकिन एंड टू एनक्रिप्शन जो, यदि आप डिवाइस साइड पे ही हैक कर लें, जैसे मेरा फ़ोन ही हैक हो गया है, तो वहाँ तो डिक्रिप्टेड डेटा है ना, वहाँ तो मैं रीड कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, वहाँ पर कीबोर्ड हाँ सर, वो बिल्कुल दिख जाए से भी आप निकाल सकते हैं।
तो मतलब ये तरीका है सर। जैसे आप कह रहे हैं कि एनक्रिप्ट कर सकते हैं आप बैकअप को, तो क्या ये सही नहीं? मेरे हिसाब से तो बहुत ठीक है कि हम अपना इवन दो डेट पासवर्ड, क्योंकि हर चीज़ का पासवर्ड हम रखते हैं या कहीं लिख के रख लें, और अपने डेटा को जो है वो एनक्रिप्ट करके रखें ताकि कोई हासिल ना कर सके। एल्स अगर ड्राइव का बैकअप किसी को मिल जाता है, ड्राइव का डेटा, तो वो फिर सारा डेटा मिल जाएगा उसको। हाँ, तो उसको बिल्कुल इनक्रिप्टेड करना चाहिए, पर उसका वही होता है ना कि जब आप इनक्रिप्शन वाला ऑप्शन देखेंगे ना, तो उसमें अल्टीमेटली एक की दी जाएगी आपको, जो आपको रखनी पड़ेगी अपने पास अच्छा, कुछ बड़ी की डिक्रिप्ट करने के लिए। हाँ, या कोई पासवर्ड होगा जो रखना पड़ेगा, वो मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करना चाहिए। सर आप अभी फेसबुक व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं और उसमें एक बात आई थी कि पैसे कमाने का, तो व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है? ये भी थोड़ा सा अगर आप इस पर बता दें कि व्हाट्सएप कैसे पैसे कमाता है। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है यार, मतलब ना एड्स आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, फ्री सर्विस दिए जा रहे हैं इस पे। इवन दो हमने टच किया था एक बार, लेकिन ये इस एंगल से टच नहीं किया था कि पैसे कैसे देखिए, कमाते होता क्या है कि जब आप फेसबुक होते हो, तो आप एक सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होती आपकी, है ना। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो यूट्यूब की वीडियो व्यूज़ से भी कमाते हैं, फिर उसकी शॉर्ट रील से भी कमाते हैं, फिर वो इंस्टा पे भी डाल देते हैं, फिर उसको फेसबुक पे भी डाल देते हैं, फिर उसका और भी जगह कंजम्पशन होगा, हो सकता है कि और भी प्लेटफॉर्म बिल्कुल, बिल्कुल। हैं बहुत सारे। अब सवाल ये है कि ये चीज़ किसने खड़ी की, ये इसके पीछे बंदा तो एक ही है ना, फेसबुक। तो वो ऐसा कोई भी, चाहे वो गेम हो, चाहे वो यूटिलिटी ऐप हो, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप हो, वो उसके थ्रू यूज़र एक्विजिशन कर रहा है और उसके लिए कंजम्पशन प्लेटफॉर्म बढ़ते चले गए, तो उसके अर्निंग मोड्स बढ़ते चले गए। सो व्हाट्सएप इज़ वन ऑफ दिस यूज़र एक्विजिशन प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप एक डायरेक्ट अर्निंग है कि बिजनेस एपीआई देता है, तो जितने बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और ऑफिशियली व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उनसे तो कमाती है। दूसरा है कि व्हाट्सएप के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है, वो फेसबुक के ऐड में भी यूज़ हो जाती है कि नाउ आई विल गिव मोर स्पेसिफिक ऐड टू द ऑडियंस कि आपका कन्वर्जन होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस तरह के लोगों से कनेक्टेड है, किस तरह का प्रोफाइलिंग है उस बंदे की। दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू गिव स्पेसिफिक एड, ऑडियंस स्पेसिफिक एड्स। सेम विद अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि वो उस चीज़ की वैल्यू क्रिएट करके आगे किसी को बेचे। जब मैंने आपको फेसबुक का डेटा दिखाया कि वो किस तरह का डेटा लेते हैं, कैप्चर करते हैं, तो उसमें कई सारा डेटा ऐसा था जो आप देते ही नहीं हो। जैसे उसमें था कि पॉलिटिकल बिलीफ आपका क्या है हमें पता होता है, या रिलीजियस बिलीफ पता होता है, या फाइनेंशियल डेटा पता होता है। तो आपने कभी पॉलिटिकल बिलीफ बताया तो नहीं फेसबुक को, बिल्कुल। आपने रिलीजियस बिलीफ बताया तो नहीं, आपने कभी फाइनेंशियल डेटा दिया ही नहीं, आपने कभी हेल्थ डेटा दिया ही नहीं। ये सारा डेटा उनको मिला कैसे? सर जो चैट कर रहे हैं उससे, क्योंकि बहुत सारे एक्सेस ले रखे हैं उन्होंने। ओके, हाँ सर, ठीक है, ये मैं हिंट देना चाह रहा हूँ। गॉट इट, गॉट इट। उनको बहुत सारी चीज़ें, और एआई के थ्रू बहुत प्रोफाइल करके आराम से निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, तो मुझे पता है ना आप क्या बातें कर रहे हो, या आप किससे बातें कर रहे हो, आपके नेटवर्क में कौन क्लोज लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, प्रॉब्ली द काइंड ऑफ वर्ड दैट यू आर यूजिंग शोइंग ट्रस्ट विद देम, आपकी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो होगी। किस तरह की वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है, ऐप आप कौन सी है? नहीं, आप ना भी देखो, अच्छा, तब यूट्यूब तो बहुत दूर चले गए आप। Okay. यूट्यूब और फेसबुक तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन यूट्यूब के वीडियो से गूगल बना लेगा आपकी ऐड। हाँ सर, वो गूगल ऐड पे आपको आने लगेगा, वो वहाँ पर क्रॉस प्रोफाइलिंग हो जाएगी। लेकिन इस तरह की चीज़ें फेसबुक को भी चाहिए ना, बिल्कुल। तभी तो फेसबुक वीडियोस कौन से देख रहे हो, या इंस्टाग्राम रील कौन सा देख रहे हो, या वो उधर से कंज्यूम करेगा आपकी आइडियोलॉजी बना के, या व्हाट्सएप पे किस तरह के कंटेंट जा रहा है। बेसिकली जितना यूज़र एक्विजिशन होगा, उतना स्ट्रांग आपके पास प्रोफाइलिंग हो पाएगी। यदि आप एक ही ऐप पर टिके रहे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है जो बंदा दूसरी ऐप में कर रहा है। ओके, तो इसलिए मल्टीपल ऐप्स। हाँ, एंड देन इवेंचुअली ओवरऑल अर्निंग आपकी बहुत बढ़ जाती है। फाइन सर, एक क्वेश्चन है, ये हैकिंग पीआर ये कह रहे हैं सर, क्या लोकेशन लिंक ओपन किया तो उससे भी ईमेल हैक हो जाता है क्या? लोकेशन का लिंक, फॉर एग्जांपल, इनका मतलब जो मैं समझाऊं वो ये कि किसी ने लोकेशन का लिंक भेज दिया कि भाई ये लोकेशन ऑन कर लो, और उसने लोकेशन का लिंक ओपन किया, और क्या उससे भी ईमेल हैक हो जाता है? या तो ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि वो कुछ लॉगिन कराए आपसे और जेन्युइन लिंक ना हो, फिशिंग लिंक हो, हाँ, और फिर हो जाए। लेकिन एक चीज़, जब चूंकि आपने जिक्र किया, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ मिसयूज़ मत करना उसका। जब आप ग्रुप में किसी को ऐड करने के लिए एक लिंक क्रिएट करते हैं ना, कि आप ये लिंक क्लिक करें उस ग्रुप में ऐड हो जाए, वो लिंक भेज दिया, अब उस लिंक को रिपोर्ट कर दे 10-12 लोग व्हाट्सएप को, तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। रिस्क होता है, तो ये तरीका पंगे लेते हैं लोग
करवा देते हैं। फिर कहते हैं मुझे आई कुछ कंप्लेन, ने कहा अरे कैसे हो गया, कहते सर मैंने कुछ किया नहीं था सर, मैंने कहा पेट वॉट से पता किया तो बोले सर वो रिपोर्टेड है। क्योंकि तो आप जब लिंक भेजें ऐसे लोगों को ना भेजें, वो रिपोर्ट कर दें आपको, पंगे ले लें आपसे। नहीं ठीक है, इसका ध्यान रखिए सर। एक और कमेंट क्वेश्चन लेते हैं। हाफिज फ़खर ऑफिशियल करके कह रहे सर मेरे साथ एक मर्तबा 10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, लेकिन जब से वीडियो देखी आपकी तो मैं बच गया। आपकी पूरी वीडियो देखता हूँ और मैंने एक साथी के साथ फ्रॉड होने से भी बचाया है, उसके पैसे बचाए। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप करते रहिए ये, और मैसेज भी भेजते रहिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, उत्साहवर्धन होता रहे। बिल्कुल। एक है राजकुमार, वो कह रहे हैं हाय अमित जी, प्लीज़ कम ऑन पॉडकास्ट सो दैट वी कैन हियर यू ऑन द ट्रेडमिल और ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक। ऑल्सो प्लीज़ क्रिएट फिक्स लाइव और स्केड्यूल वीकली एपिसोड। ये 3 चीज़ें इन्होंने की। एक तो काय सर के ऑडियो पॉडकास्ट पे भी आ जाए कि हमारी ये पॉडकास्ट चल रही है, स्पॉटिफाई वगैरह पे हम डाल दे, वो विल ट्राई, सर बता देंगे आगे। और ये दूसरा कहना है कि तो लाइव, और दूसरा कहना है फिक्स स्केड्यूल बना लें। फिक्स शेड्यूल करने की कोशिश करते हैं। हाँ। आज हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले यही बात कर रहे थे कि कैसे इसको फिक्स किया जाए। मैं वैसे इन लोगों को बता दूं कि हम लोग अभी कोई कमर्शियल एंगेजमेंट करके नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से जो अवेलेबिलिटी है उसमें कई बार चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आदमी जहाँ दाल रोटी कमा होता है वहाँ ज़्यादा फोकस हो जाता है। लेकिन चूँकि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। और मैं ट्रैवल इतना करता हूँ कि जैसे कि अभी 10-12 दिन में यूके था, अब रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो फयाज भाई का कॉल आता रहा कि सर क्या करोगे, अब तो लास्ट एपिसोड है बैंक। और ये भी हम लोग जैसे आज 2-3 रिकॉर्ड करके रखेंगे तो अगले 1-2 हफ्ते तक चलेंगे, लेकिन अब जब लास्ट ही हो जाता है सर लास्ट गया तो फिर मैंने कहा रुको मैं आता हूँ। तो मैं और आने के बाद भी जब मैं आया उसके अगले दिन औरंगाबाद था, वहाँ संभाजी नगर में ट्रेनिंग थी पुलिस की, कल दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग थी। तो आज ही सिर्फ वक्त, कल भी हमने कैंसिल किया, शायद आपने एक डेट दिया था, लेकिन इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि रेगुलर रहे। वीकली तो हम डाल पा रहे हैं ना अभी सर, वीकली नहीं डाल पा रहे, हमने वीकली शुरू किया था। हाँ। लेकिन क्योंकि सर आपका स्केड्यूल, क्योंकि आप बहुत सारे केसेस आप सॉल्व करते रहते, कभी इधर ट्रेनिंग में कभी उधर ट्रेनिंग में, तो वो वीकली स्केड्यूल बहुत मुश्किल से हम कर पाते। अभी पॉडकास्ट में 2 कॉल आ गए कि साहब एक केस हो गया है, उसकी हेल्प चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से नहीं हो पाता कई बार। और हम चाहते हैं कि मतलब जब सर बिल्कुल फ्री हो, आराम से सुकून से बात की जाए। होपफुली विल ट्राई, कोशिश करेंगे वीकली भी फिक्स करें। लेकिन अभी आपको जितना मिल रहा है प्लीज़ हमारी तरफ से उतना ही रखिए, एंड लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए। और आई थिंक कर भी रहे हैं लोग सर, बहुत नहीं लगे हुए, पीपल आर सपोर्टिव। बिल्कुल। सर एक कॉल नहीं, एक मैसेज और लेते हैं। ये है दयानंद सागर साहब, ये कह रहे हैं सर जी मुझे कॉल आया था और मेरे खाते में पैसे डालने के कह रहा था, साथ ही वे ऑन कॉल बैलेंस चेक करने की भी बात कह रहा था। सर जी मुझे लगा कि एकदम से कि मेरा कहीं वो पासवर्ड ना देख ले और मैंने कॉल काट दिया। सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ, सर क्या कोई ऑन कॉल हमारा पासवर्ड भी देख सकता है? ऑन कॉल मतलब ऑन कॉल क्या करना चाह रहा था वो? आपसे कोई स्क्रीन शेयर तो नहीं कराई थी उसने? इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एक कॉल आया और खाते में पैसे डालने की बात कह रहा था। ठीक है। और ये कह रहा था कि ऑन कॉल में बैलेंस भी चेक कर लो अपना कि वो पैसा आ गया है। इसमें 2 चीज हो सकती है, एक तो सर रैंडम ऐसी, दूसरा एंगल होता क्या है, वो ऐसा करेगा कि वो मैसेज भेजेगा आपको कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, और आप विश्वास कर लोगे क्या है। फिर वो हो सकता है कि यार ये तो ज़्यादा कर दिए, थोड़े वापस कर दो, तो गलती कर सकते हो आप। लेकिन वो जो मैसेज आया वो फेक था, पर उसने आपको एंगेज कर रखा है तो आप चेक ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ओके सर, पासवर्ड से देखना अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कॉल पर है तो स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है, या स्क्रीन शेयर्ड है तो देख, या हो सकता है कि उसने पहले स्क्रीन का गेम कर दिया हो, कि मान लीजिए, हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब लोग टीम वेयर क्विक सपोर्ट एनीडेस्क इंस्टॉल करते हैं तो लगातार कॉल पे होते हैं और साथ में ये भी कर रहे होते हैं कि साहब हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, या जूम लिंक भेज दिया या गूगल मीट का लिंक भेज दिया और कहा कि साहब स्क्रीन शेयर करो और ज़रा देखो ये पैसे मैं ₹1 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या ₹2 पहले वेरिफिकेशन करते हैं। उस समय स्क्रीन शेयर होता है तो आपकी OTP वो देख सकता है। ओके सर, इसमें 2 चीज़ मैं समझा मतलब इनके आंसर के लिए, कि एक तो अगर कोई कॉल पे बैलेंस चेक करा रहा है, आप एक काम कर दे, मैं कॉल काट के कह दे मैं बैलेंस चेक करके तब बता रहा हूँ। हाँ, तो दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग। दूसरा एक कि जो आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है पासवर्ड आपका ले जाए वो, अगर आपने पहले से कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड की हो उसके कहने पे, और फिर ये काम हो रहा। ठीक है सर, ये 2 चीज़ इनको आंसर मिला अपना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मोबी आर्मर डाउनलोड
2 factor डन, फेसबुक अनस्टॉल, इंस्टाग्राम अनस्टॉल, थैंक्स दुबे सर। ये है मिस्टर 010836 करके। देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनी। बिल्कुल। हमारे ये कि आपको पता है और फिर आप कॉन्शियसली उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता नहीं है तो फिर आप अनसेफ। सो जानकारी ज़रूरी है। मैं किसी भी कॉलेज में जाके नहीं बोलता कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। मत शब्द हमारे दिमाग में आते ही नहीं। मैंने पहले ही बोला है कि डोंट वर्ड हमारा दिमाग परसीव नहीं करता। मैं अभी अयाज भाई को बोलूँ कि अयाज भाई अगले सेकंड घोड़े के बारे में मत सोचिए, एकदम सोचेंगे बिल्कुल। तो ये घोड़े के बारे में ही सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, बस वही सोचेंगे। तो इसलिए डूज यूज़ कीजिए, डोंट नहीं। क्या करना है वो बता सकता हूँ, क्या नहीं करना है वो तो आपको पता है। फाइन। तो सर आज अपनी इस पॉडकास्ट को यहीं पर रखते हैं। वी वांटेड टू कंटिन्यू और लंबा, लेकिन मैं चाहूँगा आप फिर दोबारा से आए और आते रहे हमारे पास, ताकि हमारा कंटेंट चलता रहे और लोग इससे अवेयर होते रहे। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिक्योरिटी इज़ अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बिल्कुल फैलाएं। देखिए, आपकी जिम्मेवारी है। जब तक आपके परिवार के जो दोस्तों को, हर किसी को ये नहीं पता है, तब तक आप भी असुरक्षित हैं और उतने ही असुरक्षित हैं जितना उनमें से कोई भी एक है। तो एक जिम्मेवारी लेते हुए यदि आप स्प्रेड करेंगे तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो सुरक्षित होगा और बहुत जल्दी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।